हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल टीएच क्लासेस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी 301 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। सॉल्व का मतलब मेरा कहने का ये है कि मैं इस क्वेश्चन पेपर को खुद आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमें क्वेश्चन पेपर दिखाइए, कैसा आने वाला है, कैसे हमें सॉल्व करना है। तो ये वीडियो आपके लिए पूरी इसी तरीके से डेडिकेटेड होने वाली है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को बिल्कुल भी कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए ज़रूरी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को पता है कि अप्रैल 2024 का बिल्कुल नया पैटर्न आया है, जिसमें कि आपको नए तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है एमसीक्यू क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको क्या करना होता है कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक ऑप्शन जो आपको ठीक लगे उस पर आपको टिक करके आना है। इससे चांसेस आपके बन जाते हैं कि 80 से 90% मार्क्स आप इस एक सब्जेक्ट में ला सकते हैं, क्योंकि 100 नंबर का ये पूरा पेपर है। तो अगर आप 80 से 90 ले आते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। और कई बार तो ऐसा होता है कि आप 100% मार्क्स भी इस सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हैं, वो एक अलग केस है। तो यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, आपको ये पूरी वीडियो एंड तक देखनी है। पूरा पैटर्न समझाऊंगी, कैसे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, और किस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है और किस क्वेश्चन को आपको जल्दी से जल्दी करना है, ठीक है। 34 पूरे क्वेश्चन होने वाले हैं। अच्छा, हमने सीरीज चलाई थी जिसमें कि मैंने हिंदी के सारा जो न्यू पैटर्न न्यू सिलेबस हैं उसके सारे सब्जेक्ट जो थ्योरी के हैं, जो थ्योरी के जितने भी चैप्टर आपके हैं वो मैंने पढ़ाए हुए हैं। प्लेलिस्ट आपकी उसकी बन गई है, प्लेलिस्ट देख लीजिएगा जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखी है। 2x स्पीड पे कर देख लो, बहुत अच्छा रहेगा आप सभी के लिए, सारे चैप्टर्स अच्छे से समझ आ जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को यहाँ से, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें हमारे चैनल टीएच क्लासेस को, ऐसे ही और वीडियोस के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर आपको पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी कि सबसे अधिक, सबसे उपयुक्त आपको कौन सा विकल्प, कौन सा चॉइस लग रही है उसको चुनना है और फिर उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब ये आपको 20 नंबर के, यानी कि 20 क्वेश्चन है इसमें, एक एक मार्क्स के, और 20 नंबर यहाँ पर बनते हैं इसके, ठीक है। क्या करना है आपको, मैं समझाती हूँ कि आपको जब आंसर शीट मिलेगी तो उसको कैसे आपको फिल करना है। मान लीजिए ये आपकी पूरी आंसर शीट है, इसमें आपने ऊपर यहाँ पर अपना रोल नंबर वगैरह, जब सब्जेक्ट वगैरह, सब्जेक्ट का कोड लिख दिया, फिर उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, ठीक है। मैं यहाँ पर लाइंस बना देती हूँ कुछ इस तरीके से। ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है और आपने लाइंस छोड़ दी, ठीक है। अब देखो, मान लो ये यहाँ पे आपने ये लाइन छोड़ दी, उसके बाद आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 1। ये पूरी लाइन इसी तरीके से खाली छोड़ देनी है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान देना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है आंसर 1। अब यहाँ पे आपको लिखना है, क्या लिखना है, देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, भरत का भ्रातृ प्रेम में भरत सबसे अधिक दोषी मानते हैं। यानी कि इसमें पूछा गया है भरत का भ्रातृ प्रेम जो चैप्टर है उसमें भरत सबसे ज्यादा दोषी किसे मानते हैं, स्वयं को, केकई को, स्वयं के भाग्य को, या दशरथ को। तो इसका आंसर है ग, स्वयं के भाग्य को। सबसे ज्यादा दोषी वो स्वयं के भाग्य को मानते हैं। तो इसका आंसर आपको क्या करना पड़ेगा, ग यहाँ पर सीधा लिख देना है। अब देखो यहाँ पर क्योंकि अथवा दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि या तो इसमें चॉइस दी गई है, मतलब आप ये से देखिए कि एमसीक्यू में भी आपको चॉइस दी गई है, तो कितना अच्छा पैटर्न आपके लिए कर दिया गया है, ठीक है। या तो आपको ये करना है अगर ये समझ आ रहा है, या फिर ये करना है। अब बच्चों को देखो कंफ्यूजन हो सकती है, जब एग्जामिनर चेक करेगा उसको भी कंफ्यूजन हो सकती है कि आपने इसका ग लिखा है या इसका ग लिखा है। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको क्या करना है, ये जो लाइन लिखी है स्वयं के भाग्य को, इसको आपको यहाँ पर उतार देना है, स्वयं के भाग्य को, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो, ठीक है। ये पूरा आपका वन आंसर हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको दोनों करवाऊंगी, लेकिन पेपर में आपको कोई एक करना है इसमें से। परशुराम के उपदेश पाठ में जाति की लगन और व्यक्ति की धुन है। यानी कि परशुराम के उपदेश जो पाठ है उसमें जाति की लगन और व्यक्ति की धुन किसे कहा गया है, वीरता को, स्वतंत्रता को, भीतरी गुण को, या अश्नि घात को। तो इसका आंसर है ख, स्वतंत्रता को। अब जो बच्चा ये वाला करना चाहेगा वो क्या लिखेगा, यहाँ पर आंसर नंबर 1, उसके बाद ख लिखेगा और सीधा स्वतंत्रता लिख देगा, ठीक है। तो ये पूरा इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अब आपका सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी अथवा दिया हुआ है, यानी कि चॉइस दी हुई है। भरत का भ्रातृ प्रेम, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भरत के नेत्रों का सौंदर्य बताने के लिए किसका उपमान प्रयुक्त किया है। यानी कि भरत के जो नेत्र हैं उसका सौंदर्य बताने के लिए
किस चीज का, किसके उपमान का प्रयोग किया गया है? तो कमल का, जल का, नेह का या मुक्ता का? तो इसका आंसर है कमल का। कमल नयन उनको बोला गया है। नेक्स्ट देखो, भरत का भ्रातृ प्रेम पाठ में उदाहरण फरही की कौदव बाली सुसाली की जगह कौन से विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है? भरत का भ्रातृ प्रेम हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, जिसने नहीं पढ़ा है वो देख लीजिएगा उन वीडियोस को, ठीक है। इसमें एक उदाहरण आया था फरही की कौदव बाली सुसाली, ठीक है, यानी कि फरई की जो कौदव होती है, फरई पर कैसे बाली यानी कि कैसे गेहूं उग सकता है, ठीक है। यानी उसमें वो उदाहरण देकर कहते हैं अगर माता ही केकई जैसी हो तो बच्चा कैसे अच्छा या गुणी हो सकता है, ठीक है। अपने आप को जो भरत है वो ताना मारते हुए कहते हैं। तो इसकी जगह कौन सा विकल्प यानी कौन सा इनमें से उदाहरण हम चूज कर सकते हैं? आग के फूल में खुशबू कैसे आएगी, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद उसमें गिरता है, आसमान पर थूकने से ही अपना ही नुकसान होता है, बहुत बढ़ चढ़कर बोलने से अपमानजनक स्थिति होती है। तो इसका आंसर है आग के फूल में खुशबू कैसे आएगी। अगर हम आग का फूल उगाएंगे तो उसमें खुशबू कैसे आ सकती है। नेक्स्ट देखो, भरत का भ्रातृ प्रेम, इसमें भी आपको अथवा दिया है, यानी कि या तो ये करना है या ये करना है। भरत का भ्रातृ प्रेम, ये मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो जरूर पढ़कर जाइएगा। इसमें किसके वचन चातुर्य का परिचय मिलता है? क्योंकि भरत का भ्रातृ प्रेम है, तो यहाँ पर भरत सबसे ज्यादा बोलते हैं और सब इन्हीं के जो वाक चातुर्य है उसका वहां पर परिचय हमें दिखाया। तो इसका आंसर बिना सोचे समझे भरत लगा देना है, आंसर भरत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सूरदास के पद, यहाँ पर अथवा है यानी कि और दिया हुआ है, तो ये वाला भी देख लेते हैं। सूरदास के पद की विशेषता क्या नहीं है? स्वाभाविकता, उहात्मकता, मनोरमता या फिर बिंबात्मकता? तो इसका आंसर है उहात्मकता। उनके पदों में उहड़पन नहीं मिलता है, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन, इसमें कोई भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, मतलब हमारे पास कोई भी और या अथवा देकर कोई भी दूसरा उसमें नहीं दिया है, तो ये करना ही करना है। अब इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें कि रूपक अलंकार है। तो पहला देखो, खेलत खुनीस न कबहू देखी, सुनी मुनि वचन राम रुख पाई, पुलक शरीर सभा भय ठाडे, मोर अभाग उदती अवगाहु। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर है आपका ये, सुनी मुनि वचन राम रुख पाई। इसमें बोला गया है कि जो मुनि के वचन सुनकर राम जो थे वो राम रुख पा गए थे, राम की तरफ रुख पा गए थे। तो इसमें रूपक अलंकार दिखाया गया है। रूपक अलंकार में क्या होता है? देखो, जहां पर उपमेय में जो उपमेय होता है उसका उपमान पर आरोप लगाया जाए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखो शब्द जो होंगे वो अभिन्न होंगे, यानी एक जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे सुनी मुनि, ठीक है, राम रुख, तो ऐसे जितने भी आपको शब्द मिले तो उसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया जाता है, जिसमें उपमेय और उपमान बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, सूरदास के पद की किस पंक्ति में उत्प्रेक्ष अलंकार है? कौन सी ऐसी पंक्ति है जिसमें कि उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग किया गया है? लत लटकनी मनुमत मधुप गन, घुटुरनी चलत रेणुतन मंडित, चारु कपोल लोल लोचन, कठुला कंठ वज्र केहरी नख। तो इसमें आपको बताना है कौन से पंक्ति में रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्ष अलंकार की एक बहुत अच्छी पहचान मैं आपको बताती हूँ। जहां पर भी आपको जनु, मनु या मेह इस तरीके के शब्द दिखाई दे तो वहां पर आपका उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। अब इनमें हमें ढूंढने हैं कहाँ पर जनु मनु जैसे शब्द हैं। देखो, लत लटकनी, मनु मत मधुप गन, यहाँ पर देखो मनु का इस्तेमाल किया गया है, तो पक्का ये वाला आपका आंसर है, ठीक है। तो क आपका इसमें आंसर हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। रूपक में क्या होता है? रूपक में आपको जैसे सुनी मुनि, तो एक जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? जनु मनु में इन जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है उत्प्रेक्षा में। नेक्स्ट देखो, मीरा के पद की विशेषता इनमें से क्या नहीं है? मुहावरों का प्रयोग, प्रेम को छिपाना, दृढ़ता और साहस या माधुर्य भाव। तो इसका आंसर है प्रेम को छिपाना, क्योंकि उनकी जो पद होते हैं उसमें श्री कृष्ण के लिए हमेशा ही प्रेम छलकता है। वहां कभी भी वो श्री कृष्ण
के लिए अपना जो प्रेम है वो छिपाती नहीं है। ठीक है, मुहावरा का प्रयोग उसमें होता है, दृढ़ता और साहस उसमें होता है उन पदों में, माधुर्य भाव भी होता है, लेकिन प्रेम को छिपाना नहीं होता। अब देखो नेक्स्ट इसमें अथवा दिया है, इसका मतलब कोई एक करना है। परशुराम के उपदेश पाठ की किस पंक्ति में लाक्षणिकता है? कौन सी ऐसी पंक्ति है परशुराम के उपदेश पाठ की जिसमें कि लाक्षणिकता दिखाई देती है? ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। चट्टानों की छाती से दूध निकालो, वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है, स्वाधीन जगत में वही जाति रहती है, या बाहरी वस्तु नहीं भीतरी गुण है। तो इसमें लाक्षणिकता यहाँ पर फर्स्ट वाले में हमें दिखाई देती है, चट्टानों की छाती से दूध निकालो। लाक्षणिकता का क्या मतलब होता है कि हम अपनी बात किसी एक चीज को आप कह सकते हैं कि एक चीज का एग्जाम्पल ले लिया और उससे हम अपनी बात कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर चट्टानों की छाती से दूध निकालने से मतलब ये था कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि हर एक चीज को पार करके अपनी जो भी आपका लक्ष्य है उसको आप पालो। ठीक है, अब देखो इसमें अथवा दिया हुआ है, नेक्स्ट है इसका गजल पाठ का उद्देश्य हमें बताना है। तो गजल पाठ का क्या उद्देश्य था? हंगामा खड़ा करना, स्थितियों का बदलना, पर्वतों को पिघलाना या आग जला देना। तो इसका आंसर है स्थितियों को बदलना। गजल जो पाठ है उसमें स्थितियां को बदलने की बात कही गई है। अब नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट 8th है क्वेश्चन, भेड़िए कविता की भाषागत विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी ऐसी चॉइस दी गई है जिसमें कि भेड़िए कविता जो हमने पढ़ी उसमें भाषागत विशेषता इनमें से नहीं बताई गई है? प्रतीकात्मकता, तत्सम बहुलता, स्वाभाविकता या सरलता। उसमें से हमें बताना है क्या उसमें नहीं है। तो तत्सम बाहुलता, उसमें बहुलता नहीं थी। भेड़िए तत्सम का क्या मतलब होता है? अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग, ठीक है, या दूसरी भाषा का प्रयोग। तो उसमें केवल और केवल शुद्ध हिंदी का प्रयोग था, इसलिए तत्सम बाहुलता नहीं तद्भव बाहुलता उसमें थी। ठीक है, अब देखो इसी में अथवा है, तो ये वाला भी इनमें से कोई एक करना है। गजल पाठ में आग प्रतीक है, आग किसका प्रतीक है गजल पाठ में, ये आपको इसमें बताना है। तो देखो भूख का, शोषक व्यवस्था का, यातना का या परिवर्तन की चेतना का। तो इसका आंसर है यातना का। आग जो है उसमें यातना का प्रतीक बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है एक मिनट शायद हमने ऊपर गलती कर दी। जो 8 का ये वाला है इसमें यातना का प्रतीक नहीं थी आग, यहाँ पर परिवर्तन की चेतना का प्रतीक थी। यानी कि जो लोग थे उनमें एक आग थी कि कभी ना कभी बदलाव जरूर होगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी गलती हो गई। अब देखो इसी में 9th क्वेश्चन है, पूछा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान पाठ है, किस चीज के बारे में है वो पाठ के मतलब उसकी विधा क्या है? ठीक है, विधा मैंने आपको बताया था निबंध होता है, और इसके अलावा कविताएं भी एक विधा है। ठीक है, शब्द चित्र भी एक विधा है, रेखा चित्र एक विधा है। तो वो क्या था? संस्मरण था, शब्द चित्र था, रेखा चित्र था, या संस्मरणात्मक रेखा चित्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये कि वहां पर वो किसको याद करती हैं, सुभद्रा को। महादेवी वर्मा ने ये सुभद्रा कुमारी चौहान वाला चैप्टर लिखा है, और महादेवी वर्मा जो है संस्मरण का मतलब होता है किसी को याद करना। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान को याद करते हुए उनका रेखा चित्र बनाती है। रेखा चित्र मैंने आपको बताया था, जब हमारे सामने एक कहानी या किसी की बात बताई जा रही है और उसका चित्र हमारी आंखों के आगे आ जा रहा है, ठीक है, वो रेखा चित्र होता है। अब नेक्स्ट सुभद्रा कुमारी चौहान पाठ के आरंभ में बात की गई है, किसके बारे में बात की गई है? स्मृति की विशेषता की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, स्वाधीनता आंदोलन की, या फिर स्कूल के दिनों की? तो इसका आंसर हो जाएगा क, स्मृति की विशेषता की, कि यादें जो होती हैं उनकी क्या विशेषता होती है, इसकी बात वहां पर की गई थी स्टार्टिंग में। अगर आपने नहीं पढ़ा सुभद्रा कुमारी चौहान वाला चैप्टर तो प्लीज पढ़ लीजिएगा, मैंने बहुत अच्छे से आपको करवाया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान की हंसी की विशेषता नहीं बताई गई है, उसमें से क्या है इनमें से जो सुभद्रा कुमारी चौहान की हंसी की विशेषता नहीं है? साधारण थी,
सरल विश्वास युक्त थी, संक्रामक थी या निश्चिंत तृप्ति युक्त थी? तो इसका आंसर है साधारण, क्योंकि वो साधारण हंसी नहीं हंसती थी, उनकी हंसी में एक संक्रामक मतलब अपनी तरफ खींचने वाली थी हंसी। ठीक है, सरल विश्वास युक्त थी, निश्चिंत तृप्ति युक्त थी। अब नेक्स्ट इसमें है आपका अथवा दिया हुआ है तो कोई एक करना है। सुभद्रा कुमारी चौहान के व्यक्तित्व की विशेषता इनमें से आपको बतानी है। हरिजनों के पक्ष में संघर्ष करना, गृहस्थ धर्म को पूरी तरह त्याग देना, परंपरा का पूरी तरह पालन करना, या फिर मृत्यु की चर्चा का विरोध करना। तो इसका आंसर है परंपरा का पूरी तरह पालन करना। ठीक है, अब इसमें अथवा है तो ये भी हम देख लेते हैं। डायरी में सबसे पहले लिखा जाता है, डायरी में सबसे पहले क्या लिखा जाता है ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, केवल दिन दिनांक नहीं, लेखक का नाम, दिन दिनांक और स्थान, या लेखक का नाम और दिनांक। तो इसका आंसर हो जाएगा लेखक का नाम। सबसे पहले डायरी में लेखक का नाम लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। डायरी लिखते समय आप इसकी विशेषता नहीं मानेंगे। डायरी लिखते समय आप इसकी विशेषता नहीं मानेंगे, तो इनमें से ऐसी कौन सी विशेषता है जो आप डायरी लिखते समय नहीं मानेंगे? भाव अभिव्यक्ति, वैयक्तिकता, तात्कालिक प्रतिक्रिया या औपचारिकता। तो इसका आंसर है औपचारिकता, क्योंकि जब हम डायरी लिखते हैं तो उसमें अपनी प्राइवेट बातें भी लिखते हैं और इसके अलावा उसमें हम अपनी सारी जो चीजें होती है वो इनफॉर्मली लिखते हैं, कोई इसमें पैटर्न फॉलो नहीं करते, तो औपचारिकता उसमें नहीं होगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, इसमें भी अथवा दिया हुआ है। तो अंडमान डायरी पार्ट में लेखक जब सेल्युलर जेल गया तो उसके सामने किसकी वास्तविकता सामने आ गई? तो अंग्रेज, इसमें हमने अंडमान डायरी चैप्टर पढ़ा था, पूरी उसमें आपने देखा होगा कि जब लेखक जो है वो सेल्युलर जेल जाता है तो उसके सामने किसकी वास्तविकता आती है? अंग्रेजों के सभ्य होने की, देश प्रेमी होने की, आजादी के सपनों की, या भूख और बीमारी की? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों के सभ्य होने की वास्तविकता सामने आती है उसकी। ठीक है, कि अंग्रेज सभ्य नहीं थे, वे हमारे जो देश प्रेमी, जो हमारे लिए आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उन पर कितना ज्यादा उन्होंने अत्याचार किया, ये वास्तविकता उसके सामने आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, इसमें से कोई एक करना है। अंडमान डायरी में लेखक ने क्रांति के नारे लगाने वालों को पागल कहकर किस पर व्यंग्य किया है? देशभक्तों को फांसी देने वाले अंग्रेजों पर, उन समझदार लोगों पर जो कोई जोखिम नहीं उठाते, सावरकर के बारे में गलत धारणा रखने वालों पर, या सावरकर पर क्योंकि वे दूसरे कैदियों की खबर नहीं रखते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, उन समझदार लोगों पर जो कोई जोखिम नहीं उठाते। पागल इसमें इसलिए कहा था क्रांति के नारे लगाने वालों को, क्योंकि कुछ ही ऐसे लोग थे जो हमारे देश के लिए लड़ाई कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा पोर्शन भी था, कुछ ऐसे पार्ट भी थे इंडिया के जहां पर अंग्रेजों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो डर जाते थे, जोखिम नहीं उठाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है 15th, अंडमान डायरी में काला पानी का क्या अर्थ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि काला पानी वाला जरूर आएगा। तो अंडमान डायरी में काला पानी का अर्थ ये होता है कि वो स्थान जहां से लौटने की उम्मीद नहीं होती। ठीक है, इसमें अथवा है तो रीढ़ की हड्डी पाठ में यथास्थिति का सर्वाधिक विरोध करने वाला कौन सा पात्र है? तो रीढ़ की हड्डी चैप्टर जब हमने पढ़ा था उसमें सबसे ज्यादा विरोध उमा करती है, तो इसका आंसर है उमा। ठीक है, अब देखो अंडमान डायरी में लेखक ने समझदार लोगों के लिए कहा है कि वे चाय भी फूंक फूंक कर पीते हैं। आप इसकी जगह किस प्रचलित वाक्य का प्रयोग करेंगे? तो चाय की जगह छाछ का बहुत ज्यादा प्रचलन है कि जो समझदार लोग होते हैं वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीते हैं। ठीक है, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बात हो जाए, इस कथन से पता चलता है, ये आपका रीढ़ की हड्डी चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, इसमें जो है जो गोपाल वर्मा होते हैं वो बोलते हैं कि अच्छा तो साहब अब बिजनेस की बात कर लें, यानी कि शादी ब्याह की बात कर लें। तो उनके लिए जो शादी थी वो एक बिजनेस के रूप में उन्होंने रखी थी। तो राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद व्यापार करना चाहते थे। गोपाल प्रसाद की नजर में विवाह भी बिजनेस है। शंकर और उमा व्यापारी हैं या उमा बिजनेस करना चाहती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ख, गोपाल प्रसाद की नजर में जो विवाह था वो भी एक बिजनेस ही था। ठीक है,
सुभद्रा कुमारी चौहान पाठ के अनुसार बंधन से मुक्ति के स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो जो सुभद्रा कुमारी चौहान चैप्टर था उसमें बंधन से मुक्ति का स्वरूप कैसा होना चाहिए। सामाजिक और पारिवारिक मान्यताओं रूढ़ियों से मुक्ति, अंग्रेजी शासन से मुक्ति, तार्किक और मानवीय होना चाहिए, या फिर इसका है कि वो होना चाहिए उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि वो चाहती थी कि अंग्रेजों के शासन से भी मुक्ति मिले, सामाजिक पारिवारिक मान्यताएं जो थी, रूढ़ियां जो थी, उनसे भी मुक्ति मिले, तार्किक और मानवीय जो भी उनके ऊपर बंधन लगाए जाते हैं उनसे भी मुक्ति मिले। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, अथवा आ गया तो दोनों में से कोई एक करना है। औपचारिक पत्र का कौन सा अंग नहीं है। प्रारंभ, प्रियवर संबोधन, मुख्य विषय या समापन। तो औपचारिक यानी कि जो फॉर्मल पत्र होता है, जो हम किसको लिखते हैं, जो हम लिखते हैं किसी भी सरकारी कामकाज हमें अगर करना है तो जब हम लिखते हैं, ठीक है, इसके मैंने आपको सारे एग्जाम्पल भी, ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया है, कार्यालय पत्राचार। तो इसमें प्रियवर का संबोधन नहीं होता है क्योंकि ये अनौपचारिक पत्रों में किया जाता है, ठीक है, ये इसका अंग नहीं है, अनौपचारिक में होता है इसका। अब देखो नेक्स्ट, इसमें सेकंड है, इसमें से कोई एक करना है। तो कार्यालय पत्राचार का प्रकार क्या नहीं है। शासन आदेश, परिपत्र, ज्ञापन या फिर टिप्पण। तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रकार है जो कि कार्यालय पत्राचार का नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा टिप्पण। टिप्पण इसका प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है, इसमें से कोई एक करना है आपको, अथवा दिया हुआ है, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत शामिल नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग में नहीं आता है, ठीक है। तो देखो इसको ऑप्शन है आपके यूट्यूब, फेसबुक, टाइप सेटिंग या फिर ईमेल। तो इसका आंसर हो जाएगा टाइप सेटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब सीधा सीधा यह होता है कि जहाँ पर हमारे पास कोई भी, जैसे कोई भी इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट है, इंटरनेट पर कोई भी होस्ट बना हुआ है, होस्ट की गई जितनी भी सेवाएं होती हैं, जैसे आप अगर यूट्यूब देखेंगे तो यूट्यूब को आप चलाते हैं, ठीक है, फेसबुक को भी आप चला सकते हैं, ईमेल को भी आप जो है चला सकते हैं, ठीक है, उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उन पे आप जैसे यूट्यूब पे आप वीडियोस देख रहे हैं अभी फिलहाल, फेसबुक पर भी आप वीडियोस देखते हैं, अपनी प्रोफाइल वगैरह बनाते हैं, ईमेल पर भी आप ईमेल सेंड करते हैं। लेकिन टाइप सेटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें आप सेटिंग्स करते हैं, कोई आप चीज उसमें रख रखाव नहीं कर रहे हैं, कोई चीज आपने उस सर्वर नहीं बना हुआ है, उसको संग्रहित नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है, तो इसलिए टाइप सेटिंग इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है, किस प्रौद्योगिकी में प्रयोगकर्ता को इंटरनेट के एक सर्वर पर डाटा स्टोरेज की सुविधा प्रदान की जाती है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कोई कि कौन सी ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसमें कि जो प्रयोगकर्ता होता है, यानी कि जो उसका प्रयोग कर रहा है, उसमें इंटरनेट के एक सर्वर पर डाटा स्टोरेज की सुविधा उसमें प्रदान की जाती है। तो इसका देखो ई लर्निंग, ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर वेबसाइट। तो इसका आंसर है ई लर्निंग। जहां पर आप ई लर्निंग करते हैं वहां पर आपको ये सुविधा दी जाती है कि आप अपना डाटा जो है वो स्टोरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, इसमें से क्या करना है आपको, 3 क्वेश्चंस के आंसर एक शब्द या एक वाक्य में देने हैं। तो ये 3 नंबर का हो जाएगा, इनमें से कोई 3 आप कर सकते हैं लेकिन मैं आपको चारों करवाऊंगी, ठीक है। फर्स्ट है अंडमान डायरी किसने लिखी है। तो अंडमान डायरी वाला जो चैप्टर था, ये जो डायरी थी वो श्रीकांत वर्मा ने लिखी थी। स्पेलिंग देख लीजिए, श्रीकांत वर्मा, ठीक है, इसका आंसर है ये। इसलिए मैंने आपको कहा था जितने भी चैप्टर्स हैं और उनके जितने भी लेखक हैं या कवि हैं उनके नाम प्लीज आप याद जरूर रखिएगा, ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत है, तो उनको आप प्लीज याद कर लीजिएगा। रीढ़ की हड्डी एकांकी के लेखक हैं। तो रीढ़ की हड्डी जो चैप्टर था वो एक एकांकी है, तो उसके लेखक कौन थे, उसके लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर। अब नेक्स्ट है एकांकी किस प्रकार का माध्यम है। एकांकी में क्या होता है, एकांकी का मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके का नाटक, जहां जो नाटक एक ही जगह पर किया जाए, ठीक है, बार बार उसके सीन्स ना बदले जाए, तो उसको आप कह सकते हैं कि वो दृश्य माध्यम भी होता है और इसके अलावा वो द्रव्य माध्यम भी होता है, यानी कि उसे आप देख भी सकते हैं और उसे आप सुन भी सकते हैं, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान पाठ कौन सी विधा में लिखी गई है। तो कौन सी विधा में सुभद्रा कुमारी चौहान पाठ लिखा गया है, ये है आपका संस्मरण, संस्मरण चित्रात्मक,
संस्मरण चित्र शैली, ठीक है, इसका हो जाएगा। या फिर आप लिख सकते हैं ये सीधा का सीधा एक रेखा चित्र है, संस्मरण रेखा चित्र है वो। अब नेक्स्ट आपका आ गया 22वां क्वेश्चन। इनमें से कोई 3 आपको क्वेश्चन करने हैं जो कि आपको सही गलत बताने हैं, तो इसमें 3 नंबर आपको मिलेंगे। फर्स्ट है अनुच्छेद लेखन में विषय केंद्रीयता आवश्यक है। आपसे पूछा गया है जब आप अनुच्छेद लिखते हैं या अनुच्छेद लेखन करते हैं तो उसमें विषय केंद्रीयता, विषय का केंद्र बताना कि हाँ ये विषय इस बारे में है, क्या वो जरूरी है? तो यस बिल्कुल जरूरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं जी। अब नेक्स्ट है रिपोर्ट में घटना का तथ्यपरक वर्णन नहीं होता है। जब आप कोई भी रिपोर्ट लिखते हैं, मान लीजिए आपके यहाँ पर कोई भी एक फंक्शन किया गया है, उसके बारे में आपने रिपोर्ट लिखी है, तो उस रिपोर्ट में आप क्या उसके बारे में पूरा वर्णन नहीं करेंगे उस फंक्शन के बारे में, तो आप उसके बारे में पूरा वर्णन करेंगे, इसलिए ये आंसर गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, परिपत्र कार्यालय पत्राचार का अंग है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है क्योंकि परिपत्र जो होता है वो कार्यालय पत्राचार का अंग होता है। अगला क्वेश्चन, बंगाल गजट अखबार सन 1870 में निकला, तो इसका आंसर है बिल्कुल गलत। जो बंगाल गजट अखबार है वो आपका निकला था 1780 में, ठीक है। इसकी पूरी डेट अगर मैं आपको बताऊं, जनवरी 29 1780, 1870 नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। अगर हम बंगाल गजट के बारे में और जाने तो इसको सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? इसको सबसे पहले जेम्स हिक्की ने स्टार्ट किया था। ये कौन थे? ये एक आयरिश मैन थे, ठीक है, ये आयरिश से आए थे और ये एक आयरिश मैन थे और इन्होंने ही सबसे पहले जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे उस समय पे जनरल, उनके नेतृत्व में सबसे पहले बंगाल गजट भारत में लॉन्च किया था, ठीक है। ये कैलकाटा में सबसे पहले लॉन्च हुआ था, इसलिए इसका नाम भी बंगाल गजट है। आपको डेट पता चल गई 1780, और अगर पूरी डेट अगर बात करें तो जनवरी 29 1780 ना कि 1870, ठीक है। अब अगला देखते हैं 23वां क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको दिया गया है एक काव्यांश, ठीक है, उस काव्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है और पढ़कर आपको कोई भी 7 क्वेश्चन के जो सबसे सही आपको क्वेश्चन लग रहे हैं, सबसे सही ऑप्शंस लग रहे हैं, उनमें से कोई 7 क्वेश्चन ले लो, उनके आंसर आपको ढूंढकर इसमें से निकालने हैं और इनका आंसर करना है, ठीक है। अब पहले हम क्या करते हैं, हम पहले इस पूरे इसको पढ़ लेते हैं। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, यानी कि अब जो है पीर जो है, पीर यानी कि अब जो पीड़ा है वो हो गई है, अब जो पीड़ा है वो पर्वत जैसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। तो ये वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था आपको याद होगा, आपको मुझे बताना है कौन से चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। चलिए तो इसका पहले हम पूरे क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे है। हो गई है पीर में संकेत है, हो गई है पीर में क्या संकेत दिया गया है? व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता, शासन की प्रशंसा की गई है, अपने स्वार्थ की पूर्ति, यथास्थिति की अपेक्षा। तो हो गई है पीर यानी कि अब बहुत ज्यादा पीड़ा हो गई है, अब तो इस चीज को बदलना ही चाहिए। तो इसका आंसर आपका है व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता के बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, मनुष्य की पीड़ा को किसके समान माना गया है? मनुष्य की जो पीड़ा है उसको पर्वत के समान माना गया है। यहाँ पर बोला है ना कि अब जो पीड़ा है, पीर यानी पीड़ा, कंफ्यूज मत होना, पर्वत से हिलनी चाहिए, तो इसका आंसर है पर्वत से पिघलनी चाहिए, पर्वत इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें पीड़ा का क्या अर्थ नहीं है? अन्याय, शोषण, समानता या शिक्षा, तो इसका आंसर है समानता, क्योंकि अन्याय भी पीड़ा है, शोषण भी पीड़ा है, अशिक्षा यानी कि अगर कोई शिक्षित नहीं हो रहा है तो वो भी एक पीड़ा है, ठीक है। अब देखो इस गद्यांश की शैली है, इस गद्यांश की क्या शैली है, ये किस शैली में लिखा गया है ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। देखो यहाँ पर गीत, गजल, प्रगीत या दोहा, तो इसका आंसर है गजल, ये गजल की शैली में लिखा गया है। इसमें दीवारों से तात्पर्य नहीं है, इसमें दीवारों से क्या तात्पर्य नहीं है? भाषा की, अमीरी गरीबी की, संगी साथी की या धर्म की, इसमें कौन सी ऐसी वो बताई गई है कि ये दीवार नहीं है हमारी? तो इसका आंसर है संगी साथी की,
संगी साथी यहाँ पर दीवार क्यों नहीं बोली गई है? देखो, अगर आपने पूरा ये पढ़ा होगा मुझसे तो मैंने इसमें बहुत अच्छे से आपको समझाया, मुझे नहीं लगता दोबारा समझाने की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ कि ये जो लेखक है वो कहता है कि ये जो दीवार है, अब ये कौन सी दीवार है? ये दीवार होती है धर्म की दीवार, ठीक है, हमारे बीच जो धर्म की दीवार खड़ी है, ठीक है, जाति की दीवार हमारे बीच में जो खड़ी है, भाषा की दीवार खड़ी है, अमीरी गरीबी की दीवार खड़ी है। तो ये कहता है कि ये जो दीवार है ये पर्दों की तरह हिलने लगी, पर शर्त तो ये थी कि इसकी बुनियाद हिलनी चाहिए, यानी कि इसका जो बेस है ये हिलना चाहिए। पर्दे एक बार हिलते हैं फिर वापस वहीं खड़े हो जाते हैं, ऐसे ही धर्म की दीवार एक बार हिलती है फिर दोबारा वहीं आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज हमारे बीच से जानी चाहिए, और ये दीवार जो है संगी साथी की दीवार नहीं थी, ये भाषा की थी, अमीरी गरीबी की थी, धर्म की थी, ठीक है। अब यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान देना है, क्या तात्पर्य नहीं है ये आपसे पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या तात्पर्य है तो यहाँ पर उपयुक्त तो सभी का ऑप्शन दिया जाता। अब नेक्स्ट 6th क्वेश्चन इसे का, हिमालय से गंगा निकलने का क्या तात्पर्य है? तो हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए, ये लाइन आपने पढ़ी इसमें, उसका क्या तात्पर्य है? नदी का प्रवाह ऊंचाई से नीचे की ओर, तर्क वितर्क या समाधान? तो इसका आंसर है समाधान, कि हिमालय से गंगा निकाल दो, ऐसा समाधान निकालो कि ये सारी जो दीवारें हैं ये हिल जाए। नेक्स्ट है बुनियाद का उपयुक्त अर्थ। बुनियाद का मतलब क्या होता है? बुनियाद किस चीज को कहते हैं? माता पिता को, भाई बहन को, नींव को, निराधार को? तो इसका आंसर है नींव। जब भी आप बोलते हैं ना कि इसकी बुनियाद है, जैसे एक घर जो बनता है वो बुनियाद पे बनता है, किस चीज की बुनियाद, किस चीज की नींव रखी गई, तो नींव होता है इसका आंसर, ठीक है। निराधार का मतलब होता है कोई भी आधार नहीं है, कोई भी नींव नहीं है, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसका अपोजिट है, विलोम शब्द है। अब अगला है मकसद का यहाँ अर्थ है। मकसद का क्या अर्थ है? देखो, पेपर में यहाँ तक अगर आप कर दोगे 7 क्वेश्चन तो आपका हो जाएगा, ये मैं आपको एक्स्ट्रा में करवा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे। मकसद का क्या मतलब होता है? उद्देश्य, संकल्प, विचार या तर्क? तो इसका आंसर है उद्देश्य। मकसद यानी उद्देश्य। नेक्स्ट, कवि बदलाव का आग्रह कर रहा है। कवि किस चीज के बदलाव का आग्रह कर रहा है? राजनेताओं से, स्वयं से, सैनिकों से या देशवासियों से? तो कवि जो है वो किन लोगों से बदलाव का आग्रह कर रहा है ये आपको बताना है, तो देशवासियों से, ठीक है। अब देखो, कवि के अनुसार लाश का क्या अर्थ है? कवि यहाँ पर लाश कहता है कि ये जो लाश है वो बिल्कुल खड़ी हो, इस तरीके से है कि हाथ उनके भी हिलने चाहिए, उनकी उनमें जो है लाश का, उसका क्या मतलब होता है? गरीब लोग, सुविधा संपन्न लोग, निष्क्रिम लोग या जो मर चुके हैं वो लोग? तो इसका आंसर है निष्क्रिम लोग। निष्क्रिम का मतलब है जो काम नहीं कर रहे हैं, जो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो यहाँ पर निष्क्रिम है, ठीक है। चलिए, अब आपका आ जाता है 24th क्वेश्चन। इसमें आपसे क्या पूछा गया है ये देख लीजिए आप पहले तो। यहाँ पर आपको ये गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। ये गद्यांश आपके एक चैप्टर है कुटज, कुटज में से लिया गया है ये पूरा, और इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। अब इन्हीं में से आपको इसी पे आधारित कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, 7 प्रश्न हैं, वो भी आपके एमसीक्यू में होने वाले हैं। इनमें से आपको सातों के सातों क्वेश्चन को करना है, ठीक है, और आपको मार्क्स मिलेंगे 7। चलो पढ़ते हैं। दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। हमने ये पढ़ा था, दुख और सुख जो होते हैं वो मन के क्या है? चॉइस हैं। अगर हम खुश होना चाहेंगे मन से तो हम खुश होंगे, अगर हम दुख चाहेंगे तो हम दुखी होंगे। सुखी वो है जिसका मन वश में है, दुखी वो है जिसका मन परवश है। परवश का मतलब होता है कि दूसरों के वश में है, ठीक है। सुखी कौन है? जिसका मन खुद के वश में है, और दुखी कौन है? जो इसका मन दूसरों के वश में है। परवश होने का अर्थ होता है खुशामद करना, दांत निपोड़ना, चाटुकारिता, हाँ हुजूरी करना। यानी कि जो दूसरों के वश में कैसे होता है मन? जब हम दूसरों की खुशामद करते हैं, दूसरों के दांत निपोड़ते हैं, चाटुकारिता करते हैं, किसी की हाँ हुजूरी करते हैं। जिसका मन अपने वश में नहीं है वही दूसरों के मन का छंदावर्तन करता है, अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुटज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है। जो जिसका मन अपने वश में नहीं होगा वो दूसरों के लिए मिथ्या आडंबर रचेगा, कोई ना कोई कहानी, कोई ना कुछ करेगा वो, और दूसरों को फंसाने के लिए वो जाल बिछाएगा। लेकिन कुटज जो है, कुटज हमने पढ़ा था, एक पेड़ है टिगना सा, जो कि कहाँ पर लगा हुआ है? ये लगा हुआ है आपका जो शिवालिक है
जो हिमालय पे पर्वत हैं उन पर ये लगा हुआ है। वह वशी है, वह वैरागी है, राजा जनक किस तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है। जनक की ही भांति वह घोषणा करता है कि मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरों के मन में घुसाता नहीं फिरता, इसलिए मैं मन को जीत सका हूँ, उसे वश में कर सका हूँ। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्या है, गद्यांश है। ये हमने बहुत अच्छे से कुटज चैप्टर पढ़ा था, देख लीजिएगा। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका गद्यांश के, इस गद्यांश के लेखक कौन है, ये आपको बताना है इसमें। तो इस गद्यांश के लेखक देखो, पहले तो पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दुष्यंत कुमार या फिर राजेंद्र यादव। तो इसका आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैंने आपको पहले ही कहा था जो भी आपके गद्यांश हो, जो भी आपके चैप्टर्स हैं, उसके सभी के लेखक आप प्लीज, मैं दोबारा कह रही हूँ, अभी आपका पेपर है तो प्लीज उसमें समय है तो इतना थोड़ा काम कर लीजिए कि लेखकों के नाम याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आ सकते हैं, और जितनी भी कविताएं हैं उनके जो कवि हैं उनके नाम याद कर लीजिए कि किसने कौन सा चैप्टर लिखा है। और एक तो सुभद्रा कुमारी चौहान वाला जो चैप्टर है उसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो वो चैप्टर महादेवी वर्मा ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट, परवश होने का अर्थ नहीं है। इनमें से क्या परवश होने का अर्थ नहीं है? खुशामद करना तो ये तो होता है, दांत निपोड़ना ये भी होता है, चाटुकारती करना ये भी होता है। इसका आंसर है स्वाभिमानी। जो स्वाभिमानी होगा वो परवश नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, गद्यांश के पाठ का नाम क्या है? जिजीविषा के विषय, विजय, यक्ष युधिष्ठिर संवाद, कुटज या दो कलाकार। क्योंकि नाम यहाँ पर देखो कुटज आ गया तो इसका आंसर है कुटज, हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। मिथ्या का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? झूठ, सच, काल्पनिक या फिर आकाशगामी। मिथ्या का जो अर्थ होता है वो इसमें पूछा गया है कि वो क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा झूठ। मिथ्या का मतलब होता है झूठ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसी में फिफ्थ है, इस अंश में जनक की किस विशेषता के कारण उदाहरण दिया गया है? कि जनक जो है उसका, राजा जनक आपको पता है कौन थे, तो उनका किस विशेषता के कारण इस पूरे चैप्टर में उदाहरण दिया था? मन को परेशान रखने वाले थे, मन को जीतने वाले थे, मन को परवश रखने वाले थे, या मन को अपने पर सवार होने देने वाले थे? इसका आंसर है मन को जीत लिया था उन्होंने, इसीलिए जनक का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। तो मन को जीतने वाले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आडंबर का सही अर्थ क्या है? प्रशंसा, दिखावा, आकर्षक या निष्कर्ष। तो इसका आंसर है दिखावा। जो दिखावा करता है वही आडंबर रचता है। मन के किस पक्ष को उभारा गया है? मन जो है वो किस पक्ष को यहाँ पर इस जो गद्यांश था उसमें उभारा है? सुख और दुख मन के विकल्प, हानि और लाभ मन के अनुरूप, मन को वश में करना असंभव, मन की गति तेज है। इसका आंसर है सुख और दुख मन के विकल्प। हमने पहली लाइन में पढ़ लिया था ना, सुख और दुख जो होते हैं वो मन के विकल्प हैं, जो जैसा मन चाहेगा वैसे ही हम रहेंगे। छंदावर्तन का क्या मतलब होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि छंदावर्तन क्या है। तो देखो, प्रशंसा, आलोचना करना, खुशामद करना या फिर उल्लेख करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आलोचना करना। ठीक है, छंदावर्तन करना, किसी की आलोचना करना, किसी के बारे में बुराई करना। यहाँ पर आपसे पूछा गया है नेक्स्ट में, मिथ्याचार का उपयुक्त संधि विच्छेद करना है, यानी कि संधि करके मिथ्याचार कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखो, मिथ्याचार, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, मिथ्या जमा आचार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये फर्स्ट क। ठीक है, मिथ्या आचार। परवश का सही अर्थ क्या है? अपने वश में, दूसरे के वश में, समाज के वश में या देश के वश में। तो इसका आंसर है दूसरे के वश में होना मिथ्याचार है। अब आ गया आपका यहाँ से ग्रामर वाला पोर्शन। ठीक है, अब यहाँ पे व्याकरण संबंधी क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से किन्हीं 10 के आपको उत्तर देने हैं। तो ये पूरे हैं आपके, कितने हैं आपके मैं दिखा देती हूँ। ये पूरे आपके दिए गए हैं 15, इनमें से कोई 10 तक आपको करना है। ठीक है, मैं आपको पूरे करवा दूंगी। सबसे पहला आया है आपका विलोम शब्द का, तो इसका विलोम शब्द बताना है आपको, दोनों का ही बताना है, एक एक मार्क्स के हैं। विकास, ये आधा आधा मार्क्स का है। विकास और विदेशी। विकास का जो है विलोम शब्द होता है पतन। ठीक है, विकास का मतलब ऊपर उठना, विलोम का मतलब होता है उल्टा, और उसका उल्टा क्या है? पतन, यानी अंत होना, अंत की तरफ जाना। विदेशी, स्वदेशी। ठीक है, स्वदेशी। नेक्स्ट है उपसर्ग और प्रत्यय अलग करना है आपको इनमें से।
ये क वाला, इनमें तीव्रता शब्द दिया गया है और एक सुदृढ़ शब्द दिया गया है। तो इसमें उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग का मतलब क्या होता है, जो शब्द के आगे शब्द लगकर उसका अर्थ बदलते हैं, ठीक है। और प्रत्यय का मतलब जो शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। तो तीव्र एक शब्द है और ता जो है एक प्रत्यय है, तो ता यहाँ पर पहला आंसर हो जाएगा, ता प्रत्यय। और देखो दृढ़ एक शब्द है और सु एक प्रत्यय है, तो सु नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। देखो इसमें क्या करना होता है कि आपको जो है एक शब्द निकालना होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलती कि ती इसमें जो है उपसर्ग है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि व्रता का कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि ढ प्रत्यय है तो बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि शूद्री को कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है। तो मतलब बनना चाहिए, जब हम प्रत्यय या उपसर्ग बाहर निकाल रहे हैं तो उस शब्द का मतलब भी यहाँ पर हमारा बनना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने ऐसे ही निकाल दिया और उसका कोई मतलब नहीं बन रहा, ठीक है। तो इसलिए तीव्र का मतलब होता है बहुत तेज, और ता यहाँ पर प्रत्यय है। ऐसे दृढ़ का मतलब होता है जो बिल्कुल ठान लेता है किसी चीज को, और सु यहाँ पर प्रत्यय है, ठीक है। अब देखो निम्नलिखित वाक्य में विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखना पड़ेगा आपको। हाय डर के मारे मेरे प्राण पखेरु उड़ गए, तो इसको आपको दोबारा लिखना है। सबसे पहले तो हाय जो है यहाँ पर एक विस्मयादि बोधक आएगा, क्योंकि हाय क्यों होता है, जब हम आश्चर्य में आ जाते हैं। अब देखो डर के मारे के बाद एक कोमा आएगा, डर के मारे मेरे प्राण पखेरु उड़ गए के बाद बिल्कुल इस लाइन को इस तरीके से खत्म कर देना है। तो ये आपको इस तरीके से लिखना है। विराम चिन्ह का मतलब होता है सही चिन्ह आपको लगाकर इसको फिर से दोबारा लिखकर ठीक करना पड़ेगा। फोर्थ है, इसमें वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखना है। तो दो वाक्य आपको दिए गए हैं क और ख, इनमें से दोनों को पढ़ना है और फिर उनको शुद्ध करके लिखना है। शुक्रवार को साइकिल रैली का समापन पोरबंदर में हुआ। शुक्रवार को साइकिल जो रैली था उसका समापन कहाँ हुआ, पोरबंदर में हुआ, ठीक है। रामू को काट कर फल खिला दो, रामू को काट कर फल खिला दो, मतलब अगर कोई किसी को कह रहा है कि रामू को काट कर फल खिला दो, तो ऐसा लग रहा है ना कि रामू को काटना है, तो इसको हम ठीक करेंगे। सबसे पहले इसको ठीक करते हैं। तो इसको क्या होगा, सबसे इसमें आएगा साइकिल रैली जो थी, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट चीज, इसमें जो सब्जेक्ट है वो है साइकिल रैली। साइकिल रैली का समापन शुक्रवार को पोरबंदर में हुआ, ठीक है। का को आप इस तरीके से लिखेंगे और फिर उसके बाद रामू को काटकर ये वाला हम यहां लिख देते हैं। इसको हम लिखेंगे कि फल काटकर रामू को खिला दो, ठीक है, क्योंकि फल ही तो काटकर खिलाएंगे, रामू को काटकर थोड़ी ना खिलाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिखना है, विस्मयादि नहीं लगाना है, विस्मयादि मेरी आदत बन गई है लगाने की। अब देखो नेक्स्ट है इसमें फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों को जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाना है। तो दो अलग, यहाँ पर तीन अलग अलग वाक्य दिए गए हैं, क ख और ग। अब इन सभी को जोड़ना है और एक संयुक्त वाक्य बनाना है आपको, ठीक है। चलिए, एक रात की बात है, मेरे घर चोर आए, बाहर खड़ी साइकिल चुराकर ले गए। तो आपको इसको जोड़ना है और एक वाक्य बनाना है। तो हम एक अलग रंग ले लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहले एक रात की बात है, तो हम सीधा लिख सकते हैं एक रात, ठीक है। फिर बोल रही है मेरे घर चोर आए, तो हम लिख सकते हैं यही सेम लाइन ऐसे ही लिख सकते हैं, मेरे घर चोर आए, चोर आए। और अब हमें इसे जोड़ना है इससे, बाहर खड़ी साइकिल चुरा कर ले गई, तो हम क्या लिखेंगे, और बाहर खड़ी साइकिल चुरा कर ले गए, ठीक है। तो हमने ये जोड़कर बना दिया पूरा एक शब्द, ठीक है, समझे। एक रात की बात है, इसमें हमने एक रात की बात है ये काट दिया, ठीक है। फिर हमने लिखा मेरे घर चोर आए, और यहाँ पर हमने लगा दिया और, ग की जगह और, बाहर खड़ी साइकिल चुरा कर ले गए। ये हमारा पूरा एक लाइन बन गई। संयुक्त का मतलब होता है कि उन सभी को इकट्ठा करके लिखना। अब देखो निम्नलिखित का हमें शुद्ध रूप लिखना है। दो शब्द दिए गए हैं, श्रीमती और रुपया, ठीक है।
अब देखो श्रीमती की यहाँ पर ये वाली जो मात्रा है ये इस तरफ आती है, तो हम इसको इस तरीके से, शुद्ध रूप का मतलब होता है ये गलत तरीके से लिखा है, इसको सही करके लिखो। अब रुपया, आप सोचेंगे कि रुपया तो बिल्कुल सही लिखा है, नहीं लिखा है सही, क्योंकि इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये देखो कि ये वाली जो मात्रा है ना, ये बड़े ऊ की मात्रा है और आपको इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगानी होती है, तो छोटे ऊ की सिर्फ ऐसे मात्रा लगती है, ठीक है, रुपया। तो ये बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट चीज है। तो ऐसे अगर ऐसे वाली मात्रा अगर बन रही है तो वो बड़े ऊ की मात्रा है, और ऐसे अगर बन रही है तो वो छोटे ऊ की मात्रा है, ठीक है। अब देखो निम्नलिखित को भाववाच्य में बदलना है। मैं चल नहीं सकता, तो यहाँ पर भाव बताना है, ठीक है। मैं चल नहीं सकता यहाँ पर कर्म बता रहा है, कर्म वाच्य है। भाव में बदलना है तो आप लिखेंगे मुझसे चला नहीं जाता, यानी कि मुझसे चला नहीं जाता। इसमें भाव पता लग रहा है ना कि उसकी बेबसी है कि वो चल नहीं सकता, ठीक है, उससे चला नहीं जाता। अब देखो 8वां है, संधि विच्छेद करना है जन्मोत्सव का और स्वाधीन का। तो जन्मोत्सव को आप कैसे लिख सकते हैं, जन्म जमा उत्सव, ये हो गया जन्मोत्सव का। और अगर हम स्वाधीन की बात करें तो स्व जमा अधीन, एक मिनट, अधीन, ये हो गया स्वाधीन का, ठीक है। फिर है विग्रह पूर्वक समास का नाम लिखना है। विग्रह भी करना है इसका, देशभक्ति और रात दिन, और इसमें हमें समास का नाम भी लिखना है। तो सबसे पहले हम देशभक्ति वाला देख लेते हैं। देशभक्ति, देशभक्ति का विग्रह जब हम करते हैं तो हम लिखेंगे देश के लिए भक्ति, क्योंकि भक्ति किसके लिए कर रहा है, देश के लिए। और इसमें कौन सा समास है, इसमें ये तत्पुरुष समास है, ठीक है, तत्पुरुष समास है। रात दिन को हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाली जो चीज है ना, ये साइन, इसको आप सीधा रात और लगा दो, उसको हटाकर रात और दिन। और ये किस लिए होता है, ये होता है द्वंद्व समास में होता है, ठीक है, द्वंद्व समास में। अगर आपका रात दिन की जगह सुख और दुख आए, सुख दुख इस तरीके से आए, तो कुछ नहीं करना, इस ये वाले चिन्ह को हटाकर यहाँ पर लिख दो और, ठीक है। बोलेगा आपसे विग्रह करने को, और समास कौन सा है, द्वंद्व समास है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इक प्रत्यय से दो शब्द बनाने हैं। इक प्रत्यय है आपका, उससे कोई भी दो शब्द बना दो आप। तो इक प्रत्यय से आप दो शब्द कौन से बना सकते हो, सबसे पहले हम शब्द बना सकते हैं आर्थिक, ठीक है, आर्थिक, सामाजिक, बहुत सारे शब्द है इक प्रत्यय से, और वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, राजनीतिक, बहुत से ऐसे शब्द हैं जो एक प्रत्यय से बनाए जा सकते हैं। लेकिन ध्यान दिए देना, जो ये वाली मात्रा ये इस तरफ ही आए उन शब्दों में, ठीक है, इस तरफ आएगी तो वो बड़ी ही हो जाएगी। चलिए आगे 11th है, गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर बड़ी बात काक थोड़े शब्दों में कहना, ठीक है, उत्तर बड़ी बात को आपको थोड़े शब्दों में कहना है, ठीक है। चलिए गागर में सागर भरना, इसका क्या मतलब है, बड़ी बात को थोड़े शब्दों में कहना। एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पर आपको इसी क्वेश्चन पेपर में उत्तर दे दिया है, ये जो उत्तर है यहाँ पर दे दिया, तो इसका मतलब ये होता है कि बड़ी बात है उसको थोड़े शब्दों में कहना, ठीक है, बड़ी बात को थोड़े शब्दों में कहना। गागर में सागर भरना, गागर का मतलब क्या होता है, गागर का मतलब ये होता है कि आपका जो वो मटका नहीं रहता, मटके में सागर भर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि बहुत बड़ी बात है लेकिन उसको थोड़े शब्दों में और कम शब्दों में कह रहे हैं। आप जैसे कह सकते हैं, अगर हम इसका अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग करें तो आप बोल सकते हैं कि राम ने गागर में सागर भर दिया, ठीक है, इस तरीके से आप इसका उदाहरण कुछ भी बना सकते हैं। अब अगला है प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। उत्तर, एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ है, इनके सबके उत्तर यहाँ पर साथ में बता दिए, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास है। इसमें कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास, ठीक है। प्रतिदिन, प्रतिदिन, दिन और दिन। नेक्स्ट है सदैव शब्द में स्वर संधि का कौन सा भेद है।
तो ये वृद्धि संधि का भेद है। कौन सी संधि है इसमें? सदैव। आप अगर बोलेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, सदैव, तो इसीलिए वृद्धि संधि, जहां पर बहुत लंबा जा रहा है। नेक्स्ट, कोई शब्द में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो कौन सा सर्वनाम है? कोई, अनिश्चयवाचक, जिसमें हमें पता नहीं है, निश्चय नहीं है हमारा और हमें पता नहीं है, तो कोई, आप बोलते हैं ना कोई आया था, तो आप ये नहीं बताते कि कौन आया था, और हाँ, आपको ये नहीं पता, तो निश्चित नहीं है उस बारे में, तो अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट, लास्ट है इसी का, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें अपादान कारक है, अपादान कारक है, मेरा, मेरा, ठीक है, इसलिए अपादान कारक। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन, इसमें आपको एक काव्यांश दिया गया है, इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सप्रसंग व्याख्या में होता क्या है, ठीक है। देखो, पहले आप क्या करेंगे, इसमें ये काव्यांश, इसमें अथवा भी दिया है, तो या तो आप ये करिए या तो आप ये करिए। इसमें मैं आपको समझाऊंगी सिर्फ कि किस तरीके से करना है, क्योंकि हम इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पहले ही पढ़ चुके हैं, और व्याख्या में आपको बता दूंगी सप्रसंग कैसे करते हैं। एक ही संग धाय नंदलाल और गुलाल दो, द्रुगनी गए जू भरी आनंद मढ़े नहीं, धोए धोए हारी पद्माकर तिहारी सो, अब तो उपाय एक चित्त में चढ़े नहीं, कैसी करो कहाँ जाऊं कासे कहूँ कौन सुने, को तो निकासो जासे दर्द बढ़े नहीं, एरी मेरी बीर जैसे तैसे नाखिनते, कढ़ी गो अबीर पे अहीर तो कढ़े नहीं। तो ये वाला चैप्टर, इसमें आपको क्या करना है, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था पद्माकर ने इसको लिखा है। तो जब आप सप्रसंग व्याख्या की बात करते हैं तो सबसे पहले आप लिखते हैं संदर्भ, ठीक है। संदर्भ में क्या आता है? संदर्भ में आता है कवि का नाम, सबसे पहले कविता का नाम, बेसिकली कविता का नाम लिखेंगे और फिर उसके नीचे लिखेंगे कवि का नाम, ठीक है। कविता का नाम आपको, क्योंकि मैंने पढ़ाई है, तो कमेंट में आपको बताना है कि कौन सी कविता है से ये लिया गया है, ठीक है। कवि का नाम इसमें साफ साफ, यहाँ पद्माकर के जो कविताएं होती है उसकी विशेषता ये है कि इसमें पद्माकर का नाम बहुत अच्छे से दिया होता है, तो पद्माकर, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है, संदर्भ में लिख दिया हमारा, अब हमें सीधा व्याख्या लिखनी है। संदर्भ आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो पंक्तियां हैं ये इस कविता से ली गई हैं और इसके जो कवि हैं वो पद्माकर हैं, और फिर उसके बाद आप नीचे एक लाइन छोड़ेंगे, फिर व्याख्या लिखनी स्टार्ट कर देंगे। व्याख्या में आप क्या लिखेंगे कि ये जो चीजें हैं उससे आप क्या समझे, इन लाइन से आप क्या समझ रहे हैं। एक ही संगे धाई लंदलार और गुड़ाल दो, यानी कि आप लिखेंगे एक ही साथ, पहले आप क्या लिखेंगे, एक मिनट रुकिए, आप पहले इसमें ये लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि एक ही साथ, कवि यहाँ पर कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि एक ही साथ नंदलाल धाए नंदलाल, यानी कि एक के साथ नंदलाल भी धा गए और गुलाल भी, और गुलाल भी, ठीक है। दृगनी गए जू भरी आनंद मढ़े नहीं, और मेरी जो आंखें हैं, और मेरी जो आंखें हैं उनसे ये आनंद नहीं निकल रहा है, तो इस तरीके से लिखेंगे। फिर मैं वैसे बता देती हूँ, आपको लिखना है धोए धोए हारी, यानी कि मैं धो धोकर हार गई हूँ, पद्माकर तिहारी सो, पद्माकर तुम्हारी सौगंध, ठीक है। अब तो उपाय एक चित्त में चढ़े नहीं, लेकिन मेरे चित्त में यानी मेरे मन में अब कोई भी उपाय नहीं चढ़ रहा है। जो मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ वही आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। कैसे करूं कहाँ जाऊं कासे कहूं कौन सुने, यानी कैसे करूं, कहाँ पर जाऊं, किससे कहूं और कौन मेरी सुनेगा, कोई तो निकासो जासे दर्द बढ़े नहीं, कोई तो मेरा इसका उपाय निकालो जिससे कि मेरा दर्द बढ़े नहीं। एरी मेरी बीर, बीर ये यहाँ पर अपनी सखी को कह रही है, यानी कि जो भी इसकी सखी है उनको कह रही है कि हे मेरी बीर, जैसे तैसे इन आँखिनते, जैसे तैसे मैं इन आंखों से अबीर यानी कि गुलाल तो निकाल लूंगी, लेकिन जो अहीर है, लेकिन जो प्रेम है श्री कृष्ण का, वो मैं कभी भी नहीं निकाल सकती, ठीक है। तो इस तरीके से आपने व्याख्या लिख दी कि पूरी की पूरी। अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है लास्ट में अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति में क्या आएगा, अभिव्यक्ति में आपको
अभिव्यक्ति में आपको व्याख्या के बिंदु लिखने हैं, यानी कि यहाँ पर किस किस बारे में ये था। तो सबसे पहले आप लिखेंगे होली, होली और फाग का दृश्य है ये, ठीक है। फिर आप लिखेंगे कृष्ण और अबीर की अबीर का आंखों में गोपी की आंखों में समाना, आप लिखेंगे कृष्ण और अबीर का, यानी कि कृष्ण और गुलाल का गोपी की आंखों में समाना। फिर आप लिखेंगे अबीर के बहाने कृष्ण का आंखों से ना निकलना। नेक्स्ट आप लिखेंगे विवशता का उल्लेख बताया गया है कि गोपी कितनी विवश है कि वो कुछ नहीं कर पा रही है। अब देखो अथवा दिया गया है, अथवा में यहाँ पर बोला गया है ये वाली पूरी, अब इसको भी आपको इसी तरीके से करना है। सप्रसंग मैंने आपको बता दिया, सप्रसंग में सबसे पहले संदर्भ आता है, संदर्भ का मतलब है यहाँ पर कविता का नाम और कवि का नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर व्याख्या आती है, फिर अभिव्यक्ति आती है, अभिव्यक्ति में लिखेंगे कौन सा सीन है, किस बारे में बताया जा रहा है, क्या है इसमें, ठीक है, अभिव्यक्ति में वो आता है। फिर आपका हो जाएगा पूरा। इसी तरीके से इसमें भी करना है। देखो कम हो रहा है मिलना जुलना, कम हो रही है लोगों की जान पहचान, सुख दुख में भी पहले की तरह इकट्ठे नहीं होते लोग, तार से आ जाती हैं बधाई और शोक संदेश, बाबा को जानता था सारा शहर, पिता को भी चार मोहल्ले के लोग जानते थे, मुझे नहीं जानता मेरा पड़ोसी मेरे नाम से, अब सिर्फ एल्बल में रहते हैं परिवार के लोग एक साथ, एल्बम में, एक्चुअली ये गलत टाइपिंग है, टूटने की इस प्रक्रिया में क्या क्या टूटा है कोई नहीं सोचता। तो ये वाली जो लाइंस हैं ये ले गई हैं संयुक्त परिवार से, संयुक्त परिवार से जो हमने कविता पढ़ी थी, ठीक है। और किसने लिखी है, कवि का नाम क्या था, राजेश जोशी, ठीक है, राजेश जोशी कवि का नाम था। ये आपको संदर्भ में लिखना पड़ेगा कि कविता का नाम है संयुक्त परिवार, कवि का नाम है राजेश जोशी। फिर उसके बाद आप लिखेंगे व्याख्या, व्याख्या में क्या बताना चाह रहा है कवि की, कवि कहना चाह रहा है कि अब कितना ज्यादा बदल गया है समय, पहले मिलना जुलना भी कम हो गया है। संयुक्त परिवार का उसने कवि ने यहाँ पर बताया कितना ज्यादा महत्व था। पहले क्या होता था, सब लोग मिलजुल कर बैठते थे, सब लोग एक साथ इकट्ठा बैठते थे, लेकिन अब वो बहुत कम हो गया है, लोगों की जान पहचान कम हो गई है, पहले की तरह लोग सुख दुख में भी इकट्ठा नहीं होते। तार यानी कि लेटर से ही, पत्रों से ही चिट्ठियां आकर ये बता देती हैं, बधाई दे देती हैं, शोक बता देती हैं किसी का। बाबा यानी कि उसके दादा को सारा शहर जानता था, उसके पिता को भी चार मोहल्ले के लोग जानते थे, लेकिन उसे कोई उसका पड़ोसी तक भी उसके नाम से नहीं जानता, ठीक है। अब सिर्फ एल्बम में साथ रहते हैं, परिवार के लोग एक साथ रह गए हैं, मतलब क्या क्या टूटा है इस प्रक्रिया में कोई ये सोचता भी नहीं है। तो ये पूरा आपको लिखना है, व्याख्या आप कर देंगे। उसके बाद आप अभिव्यक्ति में क्या लिखेंगे, अभिव्यक्ति में आप लिखेंगे कि इसमें यहाँ पर संयुक्त परिवार के जो गुण होते हैं, संयुक्त परिवार के जो लाभ होते हैं वो बताया गया है, और संयुक्त परिवार टूटने से क्या क्या मुश्किलें आई हैं ये भी यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में देने हैं। 3-3 मार्क्स के एक क्वेश्चन रहेगा, 6 नंबर के ये 2 क्वेश्चन है। पहला है पठित दोहों के आधार पर बिहारी की किन्हीं 3 भाषागत विशेषताओं पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो बिहारी का जो हमने दोहे पढ़े थे उसमें उनकी जो भाषागत विशेषता है उनकी कोई भी 3 टिप्पणी आप लिख सकते हैं। सबसे पहले तो उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है, ठीक है। आप इसको पूरा अच्छे से लिखेंगे, मैं तो यहाँ पर सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करना है। आप लिखेंगे कि हमने बिहारी के दोहे जो पढ़े हैं उसमें भाषागत विशेषताएं निम्न हैं। सबसे पहले बिहारी जी ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद आप बिंदु डालेंगे सेकंड का, सेकंड बिंदु में आप लिखेंगे कि उनके जो भी दोहे होते हैं उसमें हमें माधुर्य भाव दिखता है, माधुर्य भाव छलकता है, ठीक है। अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा एग्जामिनर के लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि एग्जामिनर आपको ये सोचेगा कि वो जल्दी जल्दी, उनको इतना टाइम नहीं होता कि बड़े बड़े आंसर पढ़े, वो अगर आप पॉइंट्स में लिखते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आपको वो अच्छे से मार्क्स दे सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं अर्थ चारुत्व होता है, ठीक है। अनुप्रास अलंकारों का या फिर यमक और श्लेष अलंकारों का उन्होंने बहुत प्रयोग किया है। तो कोई भी 3 विशेषता आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगला ख है, संयुक्त परिवार कविता जो है उसका मूल संदेश क्या है। संयुक्त परिवार में मूल संदेश मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। आप पॉइंट्स में लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि संयुक्त परिवार कैसे टूट रहे हैं, उसमें सबसे पहला संदेश है संयुक्त परिवारों का टूटना, ठीक है।
और एकल परिवार कैसे बन रहे हैं, एकल परिवार में कैसे बढ़ोतरी आती है। सेकंड है मानवीय संबंध टूट रहे हैं, यानी कि जो मानव के पहले संबंध होते थे परिवारों के बीच में वो टूट रहे हैं और परिवार जो है वो बिखर रहे हैं। ठीक है, परिवार का बिखरना। नेक्स्ट थर्ड है इसमें पीड़ा के माध्यम से ये बताया गया है, पीड़ा के माध्यम से यानी कि कितनी पीड़ा होती है, कितने संबंध जब टूटते हैं तो उनके बीच में कितनी पीड़ा आती है। परिवार के को बचाने की अभिव्यक्ति भी यहाँ पर की गई है, परिवार को बचाने की अभिव्यक्ति भी यहाँ पर की गई है। ठीक है, यानी कोशिश करनी चाहिए अपने संयुक्त परिवारों को बचाने की। अब देखो नेक्स्ट है नक्शे कविता में पर्यावरण के प्रति चिंता किस प्रकार व्यक्त हुई है। तो नक्शे जब हमने पढ़ा था उसमें वो कवि क्या कहता है कि अब तो सिर्फ पर्वत, जंगल, पेड़ पौधे, ठीक है, नदी और इसके अलावा वो कहता है कि इन सभी को अगर हम देखें तो पर्वत जो है वो सिर्फ नक्शों में ही सुंदर लगते हैं अब। ठीक है, जंगल में जो पेड़ हैं वो सिर्फ नक्शों में ही बचे हैं, पौधे भी नक्शों में ही बचे हैं, नदी में पानी भी नक्शों में ही बचा है। तो इस तरीके से वो बताता है कि सिर्फ अब नक्शों में ही ये चीजें हरी भरी और सुंदर लगती हैं, लेकिन रियल लाइफ में सब कुछ बदल गया है। तो कवि ने इसको विस्तृत रूप में समझाया है कि पहाड़ों पर पत्थर कम हो रहे हैं, नदी में पानी नहीं बचा है, फिर जंगल में पेड़ नहीं है और नक्शों में लेकिन सब कुछ दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको इस तरीके से लिखनी होंगी। मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि नीचे वाला क्वेश्चन भी हम अच्छे से समझ पाए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको अभी तक तो समझ आ ही रहा होगा और ये पूरा बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए हो गया। अब उसके बाद हम समझते हैं ये वाला क्वेश्चन। अगला है आपका 28वां क्वेश्चन। इसमें एक काव्यांश दिया गया है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और पूछे गए जो प्रश्न है उनके उत्तर देने हैं। एक एक नंबर के 5 प्रश्न होंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन। देखो, तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान, मृतक में भी डाल देगी जान। ऐसे जब काव्यांश आए तो उनमें पहले क्वेश्चन आप पढ़ लो। जलजात कहाँ खिलता है और कविता में कहाँ खिल रहा है? कविता में आंखें फेर लेने के लिए क्यों कहा गया है? मृतक में भी डाल देगी जान, इसका क्या आशय है? ठीक है, किसी शिशु के मुस्कान का आप पर क्या प्रभाव पड़ता है? नेक्स्ट इसमें लास्ट क्वेश्चन है, अपने जीवन की किसी घटना का आपको उल्लेख करना है जब किसी दृश्य को देखकर आप में स्फूर्ति का संचार हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन पढ़ लिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब आप ये काव्यांश पढ़ेंगे तो आपको ये माइंड में रहेगा कि मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तुम्हारी है दंतोरित मुस्कान, यानी कि तुम्हारी जो ये दांतों भरी मुस्कान है, जो तुम्हारे दांत आगे दिखते हैं, मृतक में भी यानी कि मरे हुए में भी जान डाल देगी। धुली धुसर तुम्हारे यह गात, यानी कि जो धुली का मतलब होता है धूल, धूल में जो धुले हुए, धूल में जो धुसर हो रखा है तुम्हारा ये गात यानी कि शरीर। ठीक है, धूल में लिपटा हुआ तुम्हारा शरीर, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, और सभी तालाब छोड़कर मेरी जो झोपड़ी है उसमें जलजात खिल रहे हैं, उसमें कमल खिल रहे हैं। ठीक है, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण परस पाकर पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, और जल बन गया होगा, पिघल कर जल बन गया होगा बड़े से बड़ा पत्थर। तुम्हारी ये प्राण पाकर बड़े से बड़ा पत्थर भी जल बन गया होगा। छू गया तुमसे कि झरने लगे पेड़, शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तुमने जब शेफालिका के फूल छुए तो पता नहीं वो बांस था या बबूल था, उससे भी फूल झड़ने लग गए। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, यही तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं ना पाता जान तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान। तो इसमें क्या है, तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान, ये कविता है। इसमें कवि जो है एक बच्चे को गोद लेता है और उसकी वो मतलब मुस्कान के बारे में बताता है कि तुम कितने सुंदर लग रहे हो बच्चे, कि तुम्हें मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, तुम मुझे ऐसे ही अनिमेष देख रहे हो, बिना थके देख रहे हो, और मैं अपनी आंखें फेर लूं तो भी शायद हम पहली बार मिले हैं, और तुम्हारी जो माँ है ये माध्यम बनी है, तो अगर ये माध्यम ना होती तो तुम्हें मैं इस तरीके से तुम्हारी दंतुरित मुस्कान ना देख पाता। ठीक है,
अब देखो क्वेश्चंस की तरफ ध्यान दो। क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा है जलजात कहाँ पर खिलता है और कविता में कहाँ खिल रहा है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जलजात जो है वो तालाब में खिलता है और अभी फिलहाल उसकी झोपड़ी में खिल रहा है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे जलजात तालाब में खिलता है और कविता में उसकी कवि की झोपड़ी में खिल रहा है। नेक्स्ट है कविता में आंखें फेर लेने के लिए क्यों कहा गया है। तो कविता में कवि कहता है यहाँ पर आंख फेर लूं मैं, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि बच्चा जो है वो थक गया है। ठीक है, उसको ऐसा लगता है, आप इसका आंसर लिखेंगे क्योंकि शिशु के थकने की आशंका के कारण कवि को ऐसा लगता है कि शिशु जो है वो थक गया है, इसीलिए मुझे आंखें फेर लेनी चाहिए उसको, ताकि वो मुझे इस तरीके से ना देखे। नेक्स्ट है मृतक में भी डाल देगी जान का आशय स्पष्ट करना है। वो कहता है कि तुम्हारी जो आंखें हैं, तुम्हारी जो मुस्कान है, मृतक का यहाँ पे मतलब ये है कि मरे हुए में, जिसमें कोई जो बहुत ज्यादा दुखी है, जो बहुत ज्यादा परेशान है, उसमें भी एकदम से जान आ जाए, उसमें भी एकदम से फुर्ती आ जाए और वो भी स्वयं को स्वस्थ महसूस करे। ठीक है, मृतक का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि जो बिल्कुल ही मर गया है। मृतक का मतलब यहाँ पर बोला गया है कि जो बिल्कुल थका हुआ है, ठीक है, जो बिल्कुल थका हुआ है, जो बिल्कुल बेचैन है, परेशान है अपने जीवन से, जो बेचैन परेशान है अपने जीवन से, उसमें भी जान डाल दे, उसमें भी ये दिखा दे कि वो भी खुश रह सकता है, उसको भी खुश कर दे और उसमें भी स्फूर्ति यानी कि फुर्ती डाल दे। ठीक है, ये मुस्कान। नेक्स्ट, किसी शिशु के मुस्कान का आप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब कोई शिशु आपकी तरफ मुस्कान देता है तो आपको आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। आप लिख सकते हैं कि हम खुश हो जाते हैं और हमें काफी अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि हम उसकी मुस्कान दोबारा देखते ही रहें। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका, अपने जीवन का किसी एक घटना का आपको उल्लेख करना है जब किसी दृश्य को देखकर आप में स्फूर्ति का संचार हो गया हो। तो ये आपको खुद करना है, क्योंकि आपके जीवन का दृश्य मैं कैसे बता सकती हूँ। तो कोई भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला है कोई यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, इसकी व्याख्या आपको करनी है। इसमें अथवा दिया हुआ है, या तो ये कर सकते हैं या तो ये कर सकते हैं। ठीक है, देखो पहला हम करते हैं, हमने तुम्हें वंचित नहीं किया, तुमने अपने आप को वंचित किया है। तुम्हारी थकान ने, तुम्हारी उम्र ने, तुम्हारी चेतना दुर्बलता ने, तुम्हारी शक्तिहीनता ने तुम्हें वंचित किया है। हम तो तुम्हें पूज रहे हैं और तुम देवता होकर पत्थर मारते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले जब हम गद्यांश की व्याख्या करते हैं तो उसमें हमें क्या लिखना होता है। सबसे पहले आप लिखेंगे सेम वैसे ही संदर्भ। ठीक है, संदर्भ में क्या आएगा, लेखक का नाम और जो भी आपका पाठ है उसका नाम। तो पाठ का क्या नाम है, पाठ का नाम है हमारा यहाँ पर पीढ़ियां और गिट्टियां, पीढ़ियां और गिट्टियां। ठीक है, आपको याद होगा हमने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है, पीढ़ियां और गिट्टियां। लिखा किसने है इसको, इसका लेखक कौन है, इसका लेखक है हरिशंकर परसाई। ठीक है, हरिशंकर परसाई ने इसको लिखा है। अब देखो जब हम संदर्भ हमने लिख लिया, संदर्भ लिखने के बाद हम लिखेंगे इसकी व्याख्या। व्याख्या में हम क्या लिखेंगे, व्याख्या में हम लिखेंगे कि यहाँ पर हरिशंकर परसाई जो लेखक है वो बताना चाह रहे हैं दो पीढ़ियों के बीच का संघर्ष, कि जो दो पीढ़ियां होती हैं उनके बीच में क्या क्या संघर्ष होता है। जो बुजुर्ग पीढ़ी है वो ये कहती है कि तुमने हमें हर चीज से वंचित किया है और जो हमारी जगह थी आज तुम उस जगह पर बैठे हो। तो जो नई पीढ़ी है वो कहती है कि हमने किसी की जगह नहीं खींची, हमने तुम्हें वंचित नहीं किया किसी चीज से, किसी चीज की कमी नहीं होने दी। हाँ, तुम्हें वंचित किया है तुम्हारी थकान ने, तुम्हारी उम्र ने, तुम्हारी चेतना दुर्बलता ने, तुम्हारी शक्तिहीनता ने, और इन सभी ने मिलकर तुम्हें वंचित किया है। हम तो बल्कि तुम्हें पूज रहे हैं, तुम्हें देवता बनाकर हम यहाँ पर मंदिर में हमने बैठाया, ध्वज फैलाया तुम्हारा, और तुम हमें आज पत्थर मारते हो। ठीक है, तो वयोवृद्ध जो हैं वो अपना वर्चस्व नहीं छोड़ पा रहे हैं, वयोवृद्ध जो हैं वो वंचित हो गए हैं, वो वास्तविकता नहीं देख पा रहे हैं। और इसके अलावा युवा पीढ़ी जो है वयोवृद्ध को समझा रही है। वयोवृद्ध वाला चैप्टर मतलब ये पीढ़ियां और गिट्टियां मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, जिसने नहीं देखा है प्लीज देख लो, प्लीज देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। ठीक है, और ये पूरा आपने व्याख्या इस तरीके से लिख देनी है। फिर उसके बाद अभिव्यक्ति आप लिखेंगे। ठीक है, अभिव्यक्ति में आप लिखेंगे कि यहाँ पर जो है
वयोवृद्ध और जो नई पीढ़ी है उसके बीच में संघर्ष दिखाया जा रहा है कि उनके बीच का सीन है, जहाँ पर क्या होता है कि जो वयोवृद्ध हैं उनको देवता बनाकर मंदिर में बैठा दिया जाता है, उनको दोनों टाइम सुबह शाम भोग लगाया जाता है। लेकिन वयोवृद्ध इस चीज से खुश नहीं है, वो ये सोचते हैं कि इन्होंने हमारी जगह ले ली है नई पीढ़ी ने, और ये हमारी जो जगह है, हमारा जो पहले जो हमारी चीजें थी, हमारा जो घर था, हमारी जो सड़कें थी जहाँ पर हम चला करते थे, उन पर आज ये चल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज इसमें बतानी है आपको। अब देखो नेक्स्ट, इसमें अथवा में दिया हुआ है, जो समझता है वह दूसरों का उपकार कर रहा है, वह अबोध है। जो समझा है कि दूसरे उसका उपकार कर रहे हैं वह बुद्धिहीन है। कौन किसका उपकार करता है, कौन किसका उपकार कर रहा है? मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं, इतिहास विधाता की योजना से। तो ये आपका है कुटज चैप्टर से। इसमें भी अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप ये वाला कर सकते हैं। इसमें भी आप सबसे पहले क्या करेंगे, संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में आप लिखेंगे कुटज, यानी कि पाठ का नाम। ठीक है, पाठ का नाम है कुटज, इसके जो लेखक हैं उनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये आपका ऊपर भी आया था, याद है आपको? ठीक है, फिर उसके बाद व्याख्या में आप लिखेंगे कि अबोध होते हैं और बुद्धिहीन होने के कारण क्या क्या उन्हें कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। ये कहता है कवि कि कोई किसी के ऊपर उपकार नहीं करता, सब अबोध हैं। जो अबोध हैं वो ये समझते हैं कि दूसरे उसका उपकार कर रहे हैं, वो बुद्धिहीन है। ठीक है, अब उपकार और अपकार कोई किसी पर नहीं करता। फिर आप लास्ट में अभिव्यक्ति लिख देंगे, किस चीज का सीन चल रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये समझ आ गया होगा आपको किस तरीके से आपको 29th क्वेश्चन करना है। सेम यही पैटर्न आएगा, तो प्लीज अच्छे से समझ लीजिएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको करने हैं 50 से 60 शब्दों में। 6 नंबर का है, 3-3 शब्द, 3-3 नंबर का एक। चीफ की दावत कहानी में मध्यम वर्गीय मानसिकता की अभिव्यक्ति किस प्रकार हुई है? तो चीफ की दावत जब हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो वहां पर जो मालिक होता है वो अपनी माँ को हर एक चीज से वहां पर छुपाता है। वो ये सोचता है कि जो बड़े अफसर आएंगे, जो अंग्रेज अफसर हैं, कहीं उसकी माँ जो अनपढ़ है, जिसने बहुत कुछ करके उसे इतना बड़ा बनाया, कहीं उसकी वजह से उसकी बेइज्जती ना हो जाए और उसकी तरक्की में कोई बाधा ना आ जाए। तो इसलिए उसकी मध्यम वर्गीय या क्या मानसिकता थी? तो पहली आप लिखेंगे उसमें स्वार्थ था। ठीक है, स्वार्थ की प्रवृत्ति थी। फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि हीनता का बोध था। ठीक है, हीनता का बोध था, यानी कि उनके घर में बहुत सी ऐसी चीजें थी जो हीन थी। फिर उसके बाद पिछली पीढ़ी जो थी, यानी कि जो उसकी माँ थी, अपनी माँ की उसने क्या करी? उपेक्षा करी। ठीक है, उसकी बेइज्जती टाइप की करी उसने। और तरक्की का उसको मोह था, तरक्की का क्या था? उसको बहुत ज्यादा मोह था। ठीक है, तो चीफ की दावत में ये है। नेक्स्ट है कुटज पाठ में लेखक स्वार्थ के लिए जीना का खंडन किस प्रकार करता है? तो यहाँ पर बोला गया है कि जो कुटज चैप्टर है उसमें स्वार्थ के लिए जीना, इसका खंडन लेखक कैसे करता है? तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? इसका भी आप पॉइंट में लिख सकते हैं कि बहुत से लोग जो हैं हर चीज में स्वार्थ ढूंढते हैं और सभी लोग अपने लिए स्वार्थी हैं। ठीक है, सभी लोग अपने लिए स्वार्थी हैं। फिर आप लिख सकते हैं लेकिन केवल मनुष्य ही स्वार्थी हैं। कुटज जैसा जो पेड़ है वो कभी भी स्वार्थी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने हर एक चीज, हर एक आडंबर, हर एक मिथ्या से वो दूर है। ठीक है, मनुष्य की क्या सामाजिकता है, क्या वो स्वयं के लिए, स्वयं को दूसरों के लिए वो दे देता है। ठीक है, हर एक चीज वो करता है, अपने लिए स्वार्थ से वो जीता है। नेक्स्ट आपका है ग। इनमें से कोई 2 अगर आपको ये आ रहे हैं तो ये कर सकते हैं, ये 2 आ रहे हैं तो ये कर सकते हैं। ठीक है, या ये 2 आ रहे हैं तो ये कर सकते हैं। पीढ़ियां और गिट्टियां पाठ में वयोवृद्धों की शारीरिक स्थिति और इच्छाओं को लेकर किस प्रकार व्यंग्य किया गया है? तो ये तो आप यहीं से उठा लेंगे कि किस तरीके का व्यंग्य किया गया है। 1 मिनट रुकिए, इसको मिटा देते हैं पहले। एक मिनट। व्यंग्य देखो यहाँ पर कैसा किया गया है। व्यंग्य यहाँ पर किया गया है कि वयोवृद्ध जो हैं उनकी शारीरिक स्थिति क्या रह गई है। वो कहते हैं ना कि हमने तुम्हें किसी चीज से वंचित नहीं किया, तुम्हारी जो थकान है, तुम्हारी जो उम्र है, तुम्हारी जो चेतना दुर्बलता है, तुम्हारी शक्तिहीनता है, उसने तुम्हें वंचित किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर
लिखनी है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, सेम यही आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है 31st क्वेश्चन। इसमें गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। 5 नंबर का है, एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, गद्यांश में किन दो स्थितियों की तुलना की गई है। तो बड़ा बनने की वास्तविक आधारगत विशेषताएं क्या हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है, ये चॉइस नहीं है, चॉइस मत समझ लेना, ये क्वेश्चन है। किसके बिना जीवन गति और इससे विहीन हो जाता है। हमें किस तरह की दुनिया की आदत पड़ चुकी है। अपने जीवन से कोई उदाहरण लीजिए जब लीक से हटकर सोचने पर कोई लाभ हुआ हो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारा गद्यांश। बड़ा बनने के लिए हमें दिखने में बड़ा काम करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि प्रत्येक काम में बड़ेपन के लिए बनेपन के चिन्ह ढूंढने पड़ते हैं। तो बड़ा बनने वाला एक क्वेश्चन हमने अभी नीचे पढ़ा था, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था। बड़ा बनने की वास्तविक आधारगत विशेषताएं क्या है। तो बड़ा बनने के लिए किस चीज की विशेषता की जरूरत हमें होती है। तो ये इसका आंसर यहाँ पर हम देखते हैं, बड़ा बनने के लिए हमें बड़ा काम करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि प्रत्येक काम में बड़ेपन के चिन्ह ढूंढने पड़ते हैं। अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देना होता है। दुनिया में ज्ञान का जो बोलबाला है उसमें हमारे कौतूहल की केंद्रीय भूमिका है। आइंस्टाइन ने एक बार साक्षात्कार देते हुए कहा था कि हमारी जिज्ञासा ही हमारे अस्तित्व का आधार है। जिज्ञासा और उसके समाधान की आदत के बिना हमारा जीवन गति और रस से विहीन होगा। इस प्रक्रिया से गुजरकर ही दुनिया में अनेक क्षेत्रों में नई नई चीजें सामने आ रही है। जब हम कहते हैं क्यों, कैसे और क्या, तब हमारे अंदर का स्नायु तंत्र और प्राण तत्व, ऊर्जा और संकल्प एक नई गति और उत्साह के साथ नवीनता की यात्रा करने लगता है। हमें इस दुनिया की इतनी आदत पड़ चुकी है कि लीक से हटकर सोचना नहीं चाहते, न भिन्नता न नवीनता। यह कैसा जीवन है जिसमें कोई कौतूहल नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। इस जगत में हमारी स्थिति एक कीटाणु या विषाणु की तरह है जो अपनी सुखमयी व्यवस्था में पड़े हैं। लेकिन जो स्वतंत्र होते हैं वे हृदय की आवाज सुनते हैं। जो बड़ा होना चाहते हैं वे दुनिया की प्रत्येक घटना और वस्तु स्थिति पर कोई अपना आश्चर्य प्रकट करते हैं। तो इसका आंसर देखो, जो बड़ा होने चाहते हैं वो क्या करते हैं, वो जो बड़ा होना चाहते हैं वो दुनिया की प्रत्येक घटना और वस्तु स्थिति पर अपना आश्चर्य प्रकट करते हैं। तो ये आपका सेकंड वाले का आंसर है। ठीक है, फिर इसके बाद लीक से हटकर सोचने और कार्य करने की कोशिश ही बड़ा बनाती है। जिज्ञासु मन और बुद्धि ही दर्शन और विज्ञान की दुनिया बनाते हैं। अब सेकंड का तो हमने आंसर निकाल लिया। फर्स्ट का आंसर, गद्यांश में किन दो स्थितियों की तुलना की गई है। गद्यांश में सबसे पहले तो ये तुलना करी गई है बड़ा बनने का, ठीक है, बड़ा बनने की और कैसे हम अग्रसर हो सकते हैं, कैसे हम बढ़ सकते हैं। ठीक है, और यथास्थिति में पड़ा रहना। यथास्थिति यानी कि जो हमारी स्थिति है उसी में पड़ा रहना, कुछ नया नहीं करना, कुछ करने की कोशिश नहीं करना। ठीक है, किसके बिना जीवन गति और इससे, ये तो हमने ढूंढ लिया, किसके बिना जीवन गति और इससे विहीन हो जाता है। जब हम लीक से हटके नहीं सोचते, लीक से हटकर ना सोचना। अब मैं आपको बोलूं कि इसको आप कैसे इसी में ढूंढ सकते हैं, तो ये देखो यहाँ पर हमने देखा था नवीन ना होना। देखो लीक से हटकर सोचना नहीं चाहना, ठीक है, न भिन्नता होना न नवीनता होना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाले का, कि जो लीक से हटके नहीं सोचते वो उसी तरीके से जीते रहते हैं। ठीक है, हमें किस तरह की दुनिया की आदत पड़ चुकी है, हमें इस तरीके की दुनिया की आदत पड़ चुकी है। एक मिनट रुकिए, इसका ये आंसर है, लीक से हटके ना सोचना, हमें इस तरीके की दुनिया की आदत पड़ चुकी है। इसका देखो, किसके बिना जीवन गति और इससे विहीन हो जाता है। तो किस चीज के बिना हमारा जो जीवन है गति और उससे विहीन हो जाता है। तो इसमें हम ढूंढते हैं, आप भी ढूंढने की कोशिश करिए मेरे साथ। जी, ये रहा। आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि हमारी जिज्ञासा ही हमारा अस्तित्व का आधार है। जिज्ञासा और उसके समाधान की आदत के बिना हमारा जीवन गति और रस से विहीन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिज्ञासा और उनके समाधान की आदत। ठीक है, तो जो आपका थर्ड वाला है उसका आंसर है जिज्ञासा और उसके समाधान की आदत। देखो इन क्वेश्चन को आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा,
क्योंकि ये एक मार्क्स के क्वेश्चन है, ऐसा ना हो कि पेपर पूरा अटेम्प्ट आप ना कर पाओ, ठीक है। तो इसलिए थोड़े से स्पीड आप बढ़ाकर रखना अपनी। और अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने जीवन से कोई उदाहरण ऐसा देना है जब आप लीक से हटकर सोचने पर आपको कोई लाभ हुआ हो। आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। आप मान लीजिए आपके स्कूल में कोई प्रोजेक्ट दिया गया या आपके घर में कोई ऐसा काम हो रहा होगा जिसमें कि सब लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये सही है, ठीक है, लेकिन आप हर चीज मतलब उस चीज से अलग कह रहे हो कि नहीं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई मैच हो रहा है, ठीक है, या फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। आपके घर वाले कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान जीत सकता है, लेकिन आप लीग से हट के सोच रहे हैं कि नहीं इंडिया ही जीतेगा, और उस समय पे इंडिया जीत जाता है। तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हाँ मैं लीग से हटकर सोच रहा था और उससे मुझे ये लाभ हुआ कि मैं बिल्कुल सही निकला, ठीक है। तो आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट है 32nd क्वेश्चन। इसमें 50 से 60 शब्दों में आपको आंसर करना है, दोनों करने हैं। मंत्रालय के उप सचिव का एक पत्र आपको मिला है जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी क्रियाकलापों की जानकारी मांगी गई है। इसके बारे में जानकारी देते हुए अपने उच्च अधिकारी को एक टिप्पण आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आप मंत्रालय के ये आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर मैं आपको करवा ही देती हूँ एक्चुअली, ठीक है। तो हम कर लेते हैं इसको। मंत्रालय के उप सचिव का एक पत्र आपको मिला है जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी क्रियाकलापों की आपसे जानकारी मांगी गई है, ठीक है। मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उसकी आपसे जानकारी मांगी गई है, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है और अपने जो अधिकारी हैं उनको एक टिप्पण लिखना है, उनको बताना है और उसके बारे में आपको टिप्पण लिखना है। टिप्पण हमने कल ही किया था, तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। देखो भाई, इस टिप्पण को हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले टिप्पण में क्या करना होता है, जो भी आपका पता है, यानी कि जो भी आपका पत्र में आप पता लिखते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हमें वहाँ पर कोई पता नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम ऐसे ही इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। हम क्या लिखते हैं यहाँ पर पते में 562A, ठीक है, और लिखते हैं नई दिल्ली, बस इतना पता बहुत है। फिर उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है ये, ठीक है, एक लाइन हमने छोड़ दी, पेपर के उसमें बतानी हूँ मैं पैटर्न में, एक लाइन आपने छोड़ दी। फिर आप लिखेंगे तारीख, तारीख आप लिख सकते हैं कल की, अप्रैल, पैटर्न यही होगा तारीख का 15/2024, ठीक है, ये हमने तारीख लिख ली। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर हम जिस उच्च अधिकारी को लिख रहे हैं उसका पता हम लिखेंगे, ठीक है। उसका पता मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि लाहौरी गेट, ये मैं अपने मन से लिख रही हूँ, कुछ भी दिमाग में जो भी आ रहा है, लाहौरी गेट, नई दिल्ली, और पिन कोड लिखना बहुत जरूरी है, यहाँ पर भी पिन कोड लिख देती हूँ, ठीक है। और ये मैंने पिन कोड लिख लिया मान लीजिए। फिर उसके बाद हम लिखेंगे उच्च अधिकारी का हमने पता लिख दिया। फिर हम एक लाइन छोड़ देंगे यहाँ पर, एक लाइन छोड़ने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर प्रिय, और जो भी उसका नाम है, ठीक है, जो भी नाम है, मान लीजिए उनका नाम है यहाँ पर सुमित, और एक लाइन छोड़ेंगे, प्रिया लिख सकते हैं या फिर आप सैम माननीय लिख सकते हैं, इनमें से कोई भी जो आपको ठीक लगे, सैम माननीय, सुमित जी, जी जरूर लिखेगा और कॉमा, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, ये लाइंस जरूर छोड़नी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट है तो प्लीज फॉलो करिएगा। नीचे से यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, मुझे खुशी है कि आपको जानकारी देने का अवसर मिला, कि आपको जानकारी देने का अवसर मिला, ठीक है, कि मंत्रालय के उप सचिव के नाम से एक पत्र मिला है, जिसमें आप उनको बताएंगे ना कि ये ऐसे ऐसे मुझे पत्र मिला है जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी क्रियाकलापों के बारे में जानकारी मांगी गई है। यहाँ पर आप लिख देंगे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी मांगी गई है, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये लाइन छोड़ देंगे पूरी, एक लाइन। फिर उसके बाद आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, एक मिनट इसको जरा सा, जी मैंने यहाँ पर एक लाइन छोड़ दी मान लीजिए। फिर आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे एक लाइन छोड़कर, कृपया ध्यान दें, क्योंकि हमारा ये काम है कि उसे ध्यान दिलाना है, कृपया ध्यान दें
कि हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में संबंधित कार्यालयों और संस्थाओं से संपर्क करके उपसचिव को आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का हमें प्रयास करना चाहिए। ठीक है, उसको ध्यान दिलाना है कि ये काम हमें करना है, प्रयास करना चाहिए। उन्हें संबंधित विषयों पर संग्रहित जानकारी प्रदान करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। ठीक है, निर्देशित किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर ये हो गया पूरा टिप्पण खत्म। अब नीचे आपको क्या करना है, नीचे आपको लाइन छोड़कर बोलना है धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। उसके बाद आप लिखेंगे स आदर और नीचे अपना नाम, जो भी आपका नाम है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है यहाँ पर तनु, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ तनु। यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा है, यहाँ पर इस जगह पर इस स्पेस पर एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे स आदर तनु। ठीक है, और जो भी आपका डेजिग्नेशन है वो आपको यहाँ पर बताना है, जो भी आपका पद है। यहाँ पर पद क्या बताया गया था, आपका पद आपका बताया गया था, कुछ पद नहीं बताया तो आपको सीधा उच्च अधिकारी को जो टिप्पण लिखना है उसके बारे में ये जानकारी मांगी गई है। तो आप अपना पद जो भी वहाँ पर अगर बताया जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बताया जा रहा है तो आप सिंपली उस पद को छोड़ सकते हैं। यहाँ पर पद आएगा, उसके साथ नाम के साथ पद आएगा। ठीक है, तो ये था पूरा आपका टिप्पण। उम्मीद करती हूँ टिप्पण आपको समझ आ गया होगा। इस टिप्पण को आपको इसी तरीके से लिखना है। इसको एक बार मैं थोड़ा सा अच्छे से पॉज करके लिख के दिखा देती हूँ किस तरीके से लिखना है, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, देखो मैंने आपके लिए पूरा का पूरा आंसर टिप्पण कैसे करते हैं पूरा लिख दिया है। ठीक है, सेम ऐसे ही पैटर्न में आपको पेपर में लिखकर आना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था पता आएगा आपका। ठीक है, आपका पता अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको खुद से कुछ भी पता लिख देना है। फिर आपकी डेट आएगी, लाइन मैंने आपको छोड़ने का कहा था तो सेम ऐसे ही आपको लाइन छोड़नी है। ठीक है, डेट आएगी, डेट छोड़ने के बाद फिर लाइन लिखनी है, लाइन छोड़नी है सॉरी। फिर उसके बाद आएगा उच्च अधिकारी का पता। जो भी पता आपको अगर दिया है पेपर में तो लिख लेना, अगर नहीं दिया तो खुद से कोई भी पता लिख देना। ठीक है, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर सामान्य सुमित जी। ठीक है, मैंने ऐसे ही उच्च अधिकारी का नाम लिख दिया, नाम भी अगर दिया हो तो वो भी आपको उसी तरीके से लिखना है। फिर लाइन छोड़ेगी, फिर लाइन छोड़ने के बाद इस तरीके से यहाँ इतना स्पेस छोड़ के और फिर उसके बाद आपको ये सारी बातें लिखनी है कि मुझे खुशी है, ये सब। इसका आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेकर प्लीज देख लेना किस तरीके से कैसे क्या करना है। ठीक है, तो फिर लाइन छोड़नी है बीच में और ये सारी बातें, और लाइन नीचे छोड़कर फिर धन्यवाद और अपना नाम, अगर पेपर में दिया है आपका नाम तो वो लिखना है, अगर नहीं दिया तो अपना नाम लिखकर फिर पद का नाम, जो भी पद का नाम है, और फिर आपका ये टिप्पण हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका टिप्पण था। उम्मीद करती हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, या फिर वैसे ही वीडियो से आप समझ लीजिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एक कर्मचारी ने अपनी पद उन्नति के लिए आवेदन किया है। उसके आवेदन का उत्तर देने के लिए एक पत्र का आपको प्रारूप तैयार करना है। तो एक कर्मचारी है, उसकी पद उन्नति हुई है, यानी उसका प्रमोशन नहीं हुआ है, उसके लिए उसने आवेदन किया है। उस आवेदन का आपको उत्तर देना है और उसके लिए एक पत्र का प्रारूप तैयार करना है, यानी कि एक पत्र का कच्चा रूप तैयार करना है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ करके। तो देखो मैंने यहाँ पर आपको लिखकर दिखा दिया है। क्वेश्चन आपने देख लिया था कि एक कर्मचारी की पदोन्नति हुई है, कर्मचारी का नाम मैंने रमेश रख दिया है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हमें कोई एड्रेस कुछ भी नहीं दिया था तो हम अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले पैटर्न कुछ सेम टिप्पण जैसा ही है। क्या करना है कि यहाँ पर आपका पता लिखना है। ठीक है, जो भी पता है वो लिखना है, और उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर तारीख लिखनी है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर एक लाइन दोबारा छोड़नी है, प्राप्तकर्ता का पता, यानी कि जिसे प्राप्त होगा वो। ठीक है, वो लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रिय करके फिर जो भी नाम है, रमेश यहाँ पर नाम है तो वो लिखना है। फिर आपको लिखना है संदेश के, ये वाली यहाँ पर लाइन छोड़नी है, संदेश के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपका पदोन्नति के लिए आवेदन प्राप्त हो गया है। हम आपके आवेदन पर विचार कर रहे हैं और जल्द से जल्द आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर लाइन छोड़कर ये लिखना है, कृपया ध्यान दें कि यह एक स्वचालित प्रक्रिया है और आपको समय समय पर अपडेटेड जानकारी प्राप्त होगी। फिर लाइन छोड़नी है, फिर लिखना है धन्यवाद, और लास्ट में आपको एक लाइन छोड़कर विभाग का नाम, जैसे कि अगर कोई बिजली विभाग से लेटर लिख रहा है तो बिजली विभाग या बिजली दफ्तर जो भी आपका है वो आप लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया हो कि एक आवेदन का प्रारूपण कैसे तैयार करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन, इसमें आपको 50 से 60 शब्दों में उत्तर देना है। सामान्य व्यवहार की हिंदी भी हिंदी का
का एक प्रयुक्ति क्षेत्र है। कथन के पक्ष में उदाहरण देते हुए टिप्पणी लिखनी है। तो जो सामान्य व्यवहार की हिंदी होती है वो भी एक हिंदी का प्रयुक्ति क्षेत्र है, ठीक है, क्योंकि सामान्य व्यवहार की हिंदी हम कई तरीके से अपनी क्या बोल सकते हैं आप कि अपनी हिंदी के रूप में हम प्रयोग करते हैं। इसका आंसर प्रॉपर कैसे लिखना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो इसका आंसर आपका ये रहा, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया है ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। सामान्य व्यवहार की हिंदी भी हिंदी का एक प्रयुक्ति क्षेत्र है। यह कथन सही है। जैसे जैसे हम सामाजिक संवाद में हिंदी का उपयोग करते हैं हमारी भाषा कौशल में सुधार होता है ना। जैसे हम सामान्य व्यवहार की जब हिंदी अपनी भाषा में उपयोग करते हैं तो हमारी भाषा भी उससे सुधार में आती है, हमें अपनी भाषा को और अधिक सटीक और व्यावसायिक बनाने में मदद करती है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई, तो ये वाला आपका आंसर हो गया। ये 3 नंबर का था। अब उसके बाद वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में प्रयुक्त की जाने वाली हिंदी की किन्हीं 3 विशेषताओं का हमें उदाहरण के साथ उल्लेख करना है, ठीक है। तो इसका आंसर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में प्रयुक्त की जाने वाली हिंदी की जो विशेषताएं हैं वो ये हैं। इसका उपयोग वाणिज्य के क्षेत्र में व्यापक रूप में होता है, पहली विशेषता। फिर उसके बाद यह संचार के साधन के रूप में सरल काम करती है। व्यवसाय जो होते हैं उनको एक विशाल हिंदी भाषी उपभोक्ता आधार तक पहुंचाने में मदद करती हैं। जो हिंदी बोलते हैं उन तक पहुंचाने में बहुत मदद करती है। ये हिंदी भाषी ग्राहकों को प्रभावी ढंग से लक्षित करने के लिए विज्ञापन अभियान और जो उत्पादक लेबलिंग होती है, उत्पाद की लेबलिंग, ठीक है, और जो प्रचार में मदद करती है ये हिंदी, ठीक है। तो ये आपका पूरा आंसर था। अब आपका लास्ट क्वेश्चन रह गया है 34। इसमें 80 से 100 शब्दों में हमें आंसर करना होता है, दोनों प्रश्न करने हैं। पहला है जनसंचार माध्यम आम नागरिकों और सरकार के बीच किस प्रकार सेतु का काम करते हैं, उदाहरण के साथ हमें बताना है, ठीक है। तो देखो जो जनसंचार माध्यम है वो नागरिकों और सरकार के बीच में कैसे सेतु का काम करते हैं। सबसे पहला है इसमें अखबार। अखबार दोनों के बीच जानकारी देने का काम करते हैं। जैसे जो बात सरकार द्वारा कही जाती है वह अखबारों में छपकर जनता तक पहुंचती है, ठीक है। सेकंड है रेडियो। रेडियो संचार का श्रव्य माध्यम है, यह दोनों के बीच संवाद स्थापित करने का कार्य करता है। और फिर टीवी। टीवी एक दृश्य माध्यम है और नागरिक इस पर सरकार के विभिन्न बयानों को देखकर समाज के मुद्दों पर जानकारी और समझ बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद इसी का आंसर यहाँ पर भी है, देखो एक मिनट जी, इनके माध्यम से इसी का ये आंसर है। इनके माध्यम से सरकार नागरिकों को अपनी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान कराती है और इसके अलावा जनता भी उन पर अपनी राय और सुझाव प्रस्तुत करती है। तो इतना आप लिख देंगे तो आपको जो नंबर है वो मिल जाएंगे आराम से 4। अब देखो लास्ट का एक क्वेश्चन रह गया। ई पेपर की उपयोगिता पर हमें टिप्पणी लिखनी है और एक समाचार लिखकर प्रस्तुत करना है, ठीक है। तो ई पेपर क्या होता है और ई पेपर की क्या, ई पेपर का मतलब होता है, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, पेपर का मतलब है जो आपका न्यूज़पेपर होता है, इलेक्ट्रॉनिक पेपर जिसको हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक पेपर या ई पेपर आजकल के तकनीकी युग में एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। इसके माध्यम से हम अपनी पसंदीदा अखबारों और पत्रिकाओं को ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इससे पेपर और समय की बचत होती है। ई पेपर से हमें ताज़ा खबर और जानकारी का अपडेट सबसे पहले मिल जाता है। अब देखो इसके बारे में हम और भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, बस मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि इस तरीके से आपको आंसर करना है, ठीक है। अब आपको जो समाचार है, ई पेपर का एक समाचार, वो आपको खुद से करना पड़ेगा। मतलब इसमें आप लिख सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप समाचार ले लीजिए, जैसे कि लखनऊ में हुई चोरी, ठीक है, लखनऊ में हुई चोरी, या आप हेडलाइन में लिख सकते हैं लखनऊ में हुई आज तक की सबसे खतरनाक चोरी। फिर उसके बाद उसके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है, और एक छोटी सी इमेज इस तरीके से बना सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पूरा पेपर हो जाएगा। तो ये था आपका पूरा पेपर। उम्मीद करती हूँ ये पूरा पेपर आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपका डाउट जो है वो ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो ये पूरा आपका पेपर था। पूरा पेपर को मैंने इस तरीके से समझाया है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और कोई भी डाउट मेरे हिसाब से तो नहीं रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, जो ये पेपर है और जो ये मैंने आंसर्स अभी करवाए हैं ये दोनों ही आपके अपलोड हो जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है टीएच क्लासेस। टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप बना हुआ है, टीएच क्लासेस उसका नाम है। ज्वाइन कर लीजिए जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस जो होंगी उनके फ्री में जितने भी पीडीएफ्स होंगे वो सारे इसी चैनल पर अपलोड होने वाले
वाले हैं। टेलीग्राम जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया वो प्लीज़ कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरी इतनी मेहनत के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा हमारे चैनल टीएच क्लासेस को, ऐसे ही और वीडियोस के लिए जो आपके लिए आती रहेंगी और आप अच्छे से अच्छे पेपर दूँ। आप सभी को ऑल द बेस्ट हिंदी के एग्ज़ाम के लिए। और अब हमारी सारी वीडियोस हो गई हैं, सब कुछ हो गया है, बस आप सभी को ऑल द बेस्ट कहना है और अच्छे से अपना पेपर दीजिए, अच्छे से अपने पेपर में उत्तीर्ण होइए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।